नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पार्ट 4 जिसमें हम आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2024 के। और ये जो आपके स्क्रीन के पीछे जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, इसको हमने बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका आंसर है वो लिखिए। लेकिन आप लोगों के लिए क्या लाइक तालियां बजाएं क्या बजाएं समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आप लोगों ने किसी ने भी इसका आंसर नहीं लिखा। दैट शोज कि आप ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, एंड वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन वन वे कम्युनिकेशन गाइस, बिकॉज टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है हम मानते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन चलना चाहिए। आप लोगों को जब कोई चीज बोली गई थी आप एटलीस्ट इस चीज का आंसर लिख सकते थे, और ये चीज दिखाती है कि आप कितने सीरियस हैं जो हम कह रहे हैं उस चीज को लेके। एक 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 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए, डिटेल डिस्कशन देने के लिए हम 20 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं। किसके लिए? ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। और एट लास्ट आपसे अगर कोई सिंपल सी चीज पूछी गई कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आई होप कि ये सीरीज लास्ट रहने वाली है। इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है आप लोग इतना अगर आप लोग समझ रहे हैं तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इसके आगे हम सीरीज को एक्सटेंड करें। तो ये लास्ट सीरीज होगी जिसमें अपन ये क्वेश्चंस को टेक ओवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग यही आपका बिहेवियर रहा कि भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। देखो गाइस, वापस क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है बताना आप लोगों को, बट आप लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं दैट शोज कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भैया ऐसे कौन कौन से स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी लो वाटर सोल्युबिलिटी है, जो अंडरगो केमिकल और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन व्हेन अप्लाइड टू सॉइल। तो गाइस देखो, इंपॉर्टेंट है कि यहां अपने को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एसआरएफ वर्सेस सीआरएफ का, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स वर्सेस कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स। ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। इसके पहले अपन ये देख लेते हैं ये दोनों चीज होती क्या है। तो सबसे पहले जो आपकी सीआरएफ है, कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं, ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रेट को, पैटर्न को और ड्यूरेशन ऑफ रिलीज, जो कि स्पेशली होता है। मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो फर्टिलाइजर को, तब ये कंट्रोल जिस हिसाब से वो रिलीज करेगा ये कंट्रोल्ड होती है। नाम में ही कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं। ये प्रोडक्ट्स होते हैं कि अपन को ये फर्टिलाइजर के ऊपर कुछ अपन ने कोटिंग कर दी, कुछ इनकैप्सुलेशन कर दी, या जनरली ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स। अब आते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स जैसे इसमें ना ये भी मेजरली रिलीज स्लो ही करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि जो रेट, पैटर्न और ड्यूरेशन हो रिलीज का, ये कंट्रोलेबल नहीं है, जबकि ये डिपेंड करता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन को, और दिखाता है कि भैया जितने माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा है उतना उस हिसाब से वो रेट को डिफाइन करेंगे। अब इनकी जरूरत कहां पड़ी गई? देखो, जरूरत पड़ी थी हमारे पास कि हमारी जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। अब आपसे बस क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी कितनी है सर? 30 to 45%। हम जितना भी नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूरिया अप्लाई किया तो उसमें से 46% नाइट्रोजन है तो 46% का ये इतना परसेंटेज हो जाएगा, नहीं। 46% क्या है? 100, इसको अपन 100% कंसिडर कर रहे हैं, उसमें से भी इतना ही यूज होता है, 30 to 45%। फॉस्फोरस का है 15 to 20%। पोटेशियम का बहुत ज्यादा होता है, 70 to 80%, बिकॉज इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी काम करती है, ये फिक्सेशन ज्यादा हो जाता है, ये लीचिंग का लॉसेस ज्यादा हो जाता है। और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी होती है सिर्फ और सिर्फ 2 to 5% न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। इनको इंक्रीज करने के लिए अपन ये यूज कर रहे हैं। तो आपका जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है वो भी क्या है? यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड को अपन जब बनाते हैं तो एक अनरिएक्टेड यूरिया बच जाता है। अनरिएक्टेड यूरिया एक मिथोनल यूरिया बच जाता है, और एक मिथोलिल यूरिया बच जाता है, जिसको अपन बोलते हैं जो स्लोली रिलीज करते हैं ये दोनों। और ये जो अनरिएक्टेड यूरिया, ये ऑब्वियसली जो आपकी यूरिया की रेट है सेम रिलीज करेगा। तो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। पीपीडीए एक यूरियस इनहिबिटर है, ना कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। ये इसका जो काम करता है वो दूसरे मैकेनिज्म पे करता है कि निकल को बाइंड कर लेता है, जो आपका निकल एलिमेंट है, क्योंकि निकल एलिमेंट यूरियस एंजाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरियस एंजाइम जब काम करेगा गाइस, देखो यूरिया जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको एक यूरियस एंजाइम चाहिए। अब यूरियस एंजाइम को निकल चाहिए। अब निकल को किसने बाइंड कर लिया? पीपीडीए ने बाइंड कर लिया।
अब अगर बाइंड कर लिया तो ये नहीं अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा तो यूरिया वैसा का वैसा ही रहेगा। तो दिस इज वाई यूरियाज इनहिबिटर, इस तरीके से यूरियाज इनहिबिटर काम करता है। और यूरिया जेड ये भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, और सीडीयू भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। तो ये आपके तीनों ऑप्शंस हैं, बट बी आपका जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो ए सी डी और कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करते हैं कि यूरियाज इनहिबिटर और आपके पास नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको कि कौन सा यूरियाज है, कौन सा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ, ICAR SRF 2023 में भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो 3 दे दिए थे, एक यूरियाज दे दिया था। तो ACD BCD जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैसे क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं। इसमें सर एक बार एन सर्व जो हमारा ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार एक एग्जाम में पूछी गई थी। अच्छा, ये फुल फॉर्म भी हाँ, जैसे दे अच्छे रखी से है, याद करना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म भी, तो सारी चीजें याद रख लो। हर एक चीज की हमने डिटेल फुल फॉर्म भी दी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट इंडेक्स वैल्यू, जो पार्कर साहब ने दी थी 1952 में। ये कैलकुलेट की जाती है बेस्ड ऑन देयर सॉइल सैंपल्स फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट लो। ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है। मीडियम, NM और हाई। देखो गाइस, हम जो बात करते हैं कोई भी न्यूट्रिएंट की, जब अपन सैंपलिंग करते हैं तब अपन जिस एनालिसिस करते हैं, तो जो भी उसकी वैल्यू आती है अपन उसको लो, मीडियम और हाई कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की जो लो, मीडियम और हाई जो कैटेगरी है, लो हो गई जब 280 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर से अगर कम है तो है वो लो कैटेगरी। 280 टू 560 अगर है तो वो है मीडियम, और 560 से अगर ऊपर है तो वो है हाई कैटेगरी। जैसे ही फॉस्फोरस के जो आपके पास ओल्सन मेथड है उसमें होता है लेस देन 10 kg पर हेक्टेयर, 10 टू 25, और 25 से अगर ज्यादा है तो वो हो जाएगी आपकी फॉस्फोरस की हाई रेंज। अब इसमें आता है आपका फॉस्फोरस का दूसरा मेथड जो ब्रे मेथड है, जो एसिडिक सॉइल में काम आता है। जो ओल्सन मेथड है वो किस में काम आता है? बेसिक सॉइल्स में काम आता है। इसका आपको रिएजेंट भी याद रखना पड़ेगा, 0.5 मोलर NaHCO3, और इसका इन दोनों का रिएजेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। और ब्रे मेथड में जो लो, मीडियम और हाई कैटेगरी है वो है 34 से 68 और 68 से ऊपर। और जो आपका पोटेशियम है उसकी जो लो, मीडियम और हाई रेंज है वो है 110 से 280 और 280 से ऊपर। केजी पर हेक्टेयर की बात कर रहा हूं मैं सारी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब ये बोल रहा है, एक बार आपको पढ़ लिया होगा तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब आपको ये बोल रहा है कि भैया ये जो पार्कर साहब ने दी थी ना उसका फॉर्मूला क्या है। तो पार्कर साहब ने पता है क्या बोला था? पार्कर साहब ने बोला कि हमारा जो न्यूट्रिएंट अगर लो कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है और कोई हायर में बिलोंग कर रहा है तो अपन उसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। उन्होंने बोला कि हमारे पास रेंज होती है 1 से लेके 3 तक। क्या बोला? 1 से लेके 3 तक। अब आपके पास यहाँ मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, उसको कम दिख रहा है यहाँ से, कि N1 जो लो में बिलोंग कर रही है वो होती है कि जो न्यूट्रिएंट की जो सॉइल सैंपलिंग की जो वैल्यूज है वो जो लो में कर रही है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। N लो इंटू 1, जो मीडियम है इंटू 2, और जो हाई है इंटू 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉइल सैंपल्स जो लो में है, मीडियम में है, हाई में है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो सही होता है। अब इन्होंने जो बोला तो इसकी वैल्यूज क्या आती है गाइस, कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना आप लोग, थोड़ा इसमें लेंथी हो जाएगा वरना। इसकी जो वैल्यूज आती है ना वो ज्यादातर मीडियम रेंज में ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हाई, मीडियम और लो कैटेगरी दी थी वो दी थी बेसिकली 1.5 से अगर नीचे है वैल्यूज तो लो आएगा, 1.5 टू 2.5 आएगा तो हाई आएगा, और 2.5 से अगर ज्यादा आएगा तो वो ये मीडियम है और ये आपका हाई है। तो अब आप खुद सोचो 1 से 3 की रेंज है तो लो में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 से लेके 1.5, 0.5 का ही डिफरेंस है। यहां 1 का फर्क है। तो ज्यादातर जो कैटेगरीज है वो मीडियम रेंज में आती है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो इसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ थी। तो हमारे इंडियन जो सॉइल साइंटिस्ट थे रामामूर्ति बजाज, उन्होंने 1967 में क्या बोला कि भैया ये ठीक बात नहीं है पार्कर जी, आप क्या कर रहे हैं 1 से लेके 3 की रेंज में पूरा आधा आधा इनको बांट दिया और एक बीच वाले को रख दिया, तो ये तो थोड़ा सा बायसनेस होगी ना कि मीडियम में ज्यादा आएगी। तो इन्होंने क्या किया फिर, इन्होंने किया
कि भैया इसको अपन 1.33 से नीचे, 1.33 टू 1.67 और 2.33 से ऊपर अगर है कोई चीज तो अपन उसको इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि ये लो में है, ये मीडियम में और ये हाई में। ये रामामूर्ति एंड बजाज सर ने इक्वल क्लासिफिकेशन करने के लिए दे दिया था और इस चीज के लिए ये दोनों आपको याद रखने, न्यूट्रन इंडेक्स दोनों ने दिया था। पहले पार्कर साहब ने दिया 1952 में, फिर रामामूर्ति एंड बजाज में ने उनको थोड़ा रिवाइज किया। ये दोनों आपको याद रखना और इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। ये सर का क्वेश्चन है, तो सर आप प्लीज आइए। श्योर सर। और मैं वापस से वही सर की बात याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हम लगातार कंप्लीट डिस्कशन ला रहे हैं। हम एक क्लास के अंदर भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम करा सकते थे, और जैसा कि सर ने भी बताया, और फाइनली ये जो हमारा 24 का जो पेपर सॉल्यूशन होगा वो हमारा लास्ट पेपर होगा जो कि हम यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे। ओके, बिकॉज हम अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप उस चीज़ को अगर सीरियसली नहीं ले रहे हो तो मतलब हम उन चीज़ों पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। इट्स हम आप इसका नेचर बोल सकते हो IRI वाला का, या कुछ भी बोल सकते हो। आप उस चीज़ को जो भी आपको लगे अच्छा उसके अनुसार आप समझ लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो प्लांट फिजियोलॉजी से है। द शेप ऑफ ए प्लांट सेल हैज एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ -10 बार। वहाँ पे उस साइड में माइनस है, -10 बार है क्या हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। किसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल? हमारे प्लांट सेल का। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। देयर इज ए वाल प्रेशर, वहाँ पे वाल प्रेशर भी कितना है हमारा 2 बार। चलो अच्छी बात है। When this cell is placed with an osmotic potential of -3 बार, मतलब -3 बार की कोई सॉल्यूशन में हम इसको रखते हैं तो उसके बाद में क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या पूछता है? द फोर्स कॉजिंग वाटर टू एंटर द सेल। मतलब ये तो पहले ही बोल चुका है कि वाटर कहाँ पे एंटर करेगा, सेल में एंटर करेगा, तो उसके लिए कितना जो फोर्स है वो लग रहा है, मतलब कितना फोर्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा कि पानी जो है हमारा इनसाइड द सेल जाएगा। देखो सबसे पहले हम समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। देखो हमारा जो वाटर होता है उसके जो मूवमेंट, जो उसका मूवमेंट को जो फोर्स करता है, मतलब जो उसके मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे हम किसी स्टूडेंट की भी बात करते हैं, यार ये स्टूडेंट बहुत पोटेंशियल है इसमें। पोटेंशियल का मतलब ये कुछ कर सकता है, तो वाटर के जो मूवमेंट होने की जो कैपेसिटी है उसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब इस वाटर पोटेंशियल को देखो, एक होता है हमारा फ्री वाटर। फ्री वाटर किसको बोलेंगे? फ्री वाटर मतलब जिसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। रोकने वाले बोले सर, रोकने वाले कौन होते हैं? रोकने वाले मतलब जो हमारा प्योर वाटर होगा, मतलब इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, केवल वाटर मॉलिक्यूल ही अगर होंगे। बोले ये किस में होता है? हम बोल सकते हैं कि जो हम आरओ करते हैं ना, उसके बाद में जो भी वाटर है उसके अंदर से कंप्लीट जो साल्ट अगर हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद में जो हमारा पानी होता है उसको हम बोलते हैं प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का सर पोटेंशियल क्या होता है? प्योर वाटर का पोटेंशियल हमारा सबसे ज्यादा होता है। कितना? सबसे ज्यादा भी कितना होगा? देखो जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू ही सबसे ज्यादा होगी। वाटर पोटेंशियल की जो जीरो वैल्यू है वही सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा तो फिर इसके पोटेंशियल मतलब इसके मोमेंट होने की जो कैपेसिटी है वो हमारी कम हो जाती है। जस्ट एन एग्जांपल लीजिए, आप आपने एक गिलास लिया और आपने पानी को गिरा दिया, तो पानी क्या करेगा? मोमेंट करेगा। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। एक गिलास में आप फिर उसके बाद में चीनी घोलिए, आपने क्या किया? उसमें चीनी डाल दी और आधा गिलास उसमें चीनी डाल के आप उसको घोल रहे हो। अब उसका क्या मोमेंट रहेगा? क्या चाशनी जिसको हम बोलते हैं, चाशनी हमारी बन जाएगी तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसका मोमेंट किसने कम किया? शुगर ने कम किया, जिसको हम साल्ट भी बोल सकते हैं। शुगर या साल्ट दोनों वर्ड हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो साल्ट जो है इसके वाटर के मूवमेंट को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे प्लांट की चाहे हम बात करें या सोइल की बात करें, सोइल के अंदर भी हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर के मूवमेंट को क्या करते हैं? कम करते हैं। जो वाटर के मूवमेंट को कम करते हैं उसी को हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल, या फिर हम उसी को बोल देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। जो हमारे सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो उसके मूवमेंट को कम कर देंगे। इसकी वजह से जो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहेगी। उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव में रहेगी। मतलब वो क्या कर रहा है? हमारा जो वाटर है उसके मूवमेंट को कम कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सॉइल में एक मैट्रिक पोटेंशियल भी आप पढ़ते हो। मैट्रिक्स मतलब जो हमारे सॉइल पोर्स होते हैं उसका जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स मतलब हम बोलते हैं जो इस प्रकार से जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स है उसके बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो उसके अंदर से भी जब मूवमेंट करेगा हमारे वाटर का, तो वो भी क्या करते हैं? उसके मूवमेंट को रोकते हैं कहीं ना कहीं। एक तो फ्रीली हमारा वाटर जाएगा, एक जब वो धीरे धीरे जाएगा मैट्रिक्स की वजह से, तो मैट्रिक पोटेंशियल भी हमारा क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो वो तो हमारा सॉइल के अंदर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है हमारे सॉइल के अंदर।
ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है, ग्रेविटी क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे तो ग्रेविटी तो अपने तरफ खींचेगी ना, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो सोइल के अंदर ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब जो वाटर पोटेंशियल हम जब कैलकुलेट करेंगे सोइल का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जब हमें सोइल का अगर वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल, जो कि नेगेटिव होगा हमारा, मेट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, ग्रेविटेशनल जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक और हमारा पोटेंशियल होता है प्रेशर पोटेंशियल। अब वहां पे क्या होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल भी तो प्रेशर बनाएगा ना, एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से होता है हमारा, तो ऊपर वाला नीचे वाले पे प्रेशर बनाएगा, ठीक है, तो वो उसको पुश करेगा मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो हमारा एक और होता है प्रेशर पोटेंशियल, और ये प्रेशर पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होता है। तो ये चार पोटेंशियल हमारे जो कि जो जिसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, जो वाटर पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वाटर पोटेंशियल ही डिसाइड करता है कि हमारा वाटर जो है वो कहाँ मूव करेगा। भाई सोच के देखो ना कि पानी चल कैसे रहा है, पानी के हाथ पैर थोड़ी है, नहीं है ना, तो फिर चल कैसे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, सोचने वाली बात है ना। जब हम मिट्टी में अगर पानी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो अगर हमारा 20 मीटर का अगर हमारा ट्री है, तो उसके टॉप में भी पानी कैसे पहुंच रहा है, ये सोचने वाली बात है। वो कैसे हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है हमारे वाटर पोटेंशियल से। भाई पानी के तो हाथ पैर भी नहीं है, तो वो सब कुछ वाटर पोटेंशियल से ही होता है हमारा। क्लियर। अब वाटर पोटेंशियल से कैसे मूव करता है, हमेशा जो हमारा वाटर जो मूव करेगा वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ करेगा। किधर से, हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ करेगा हमेशा, ये रूल है, हाई से लो की तरफ मूव करेगा हमेशा, ये गोल्डन रूल है, आपको याद रखना है। हमेशा वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि एंटर करेगा अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा वाटर पोटेंशियल इनसाइड में हमारा लो होगा और आउटसाइड में हाई होगा, ये तो हमें पहले ही कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर रखा गया हमारे एक प्लांट सेल को, हम प्लांट सेल को मानते हैं ये हमारा एक कोई सॉल्यूशन है। क्लियर। तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर प्लांट सेल को रख दिया हमने। अब ये जो प्लांट सेल है अंदर उसके जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो है -10 बार, इसके अंदर कितना है, -10 बार हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है। अब प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट सेल के केस में क्या होता है हमारा, एक होता है प्रेशर पोटेंशियल, या जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर भी बोल देते हैं। होता क्या है, हमारा प्लांट सेल है, अब इसके अंदर पानी आएगा, तो जो वॉल है, वॉल जो होगी हमेशा पानी आएगा इसके अंदर, तो ये अपने आप फूलने लगेगी। अब फूलेगी तो वो अपना बचाव तो करेगी ना, भाई कोई भी सेल है वो अपना बचाव करेगा। बचाव करने के लिए जो सेल वॉल है वो अपनी तरफ से प्रेशर लगाएगी, किधर प्रेशर लगाएगी, अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी, मतलब वो उसके मूवमेंट को क्या कर रही है, वो अंदर की तरफ धकेल रही है, उसी को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको जो अपन प्रेशर पोटेंशियल वहां पे बोल रहे थे, यहाँ पे इसको प्रेशर पोटेंशियल बोल दिया जाता है। क्लियर। तो प्रेशर पोटेंशियल कितना, प्रेशर यहाँ पे कितना बोला गया है, वॉल प्रेशर यहाँ पे 2 बार जो है वो बोला गया है, बार आपको पता है प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर पोटेंशियल वाल प्रेशर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो अंदर -10 बार क्या हो गया हमारा, -10 बार हो गया हमारा सोल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और +2 बार क्या हो गया हमारा, +2 बार हो गया हमारा जो वॉल प्रेशर है। अब कंप्लीट जो अंदर की तरफ जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है हमारा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है यहाँ पे -10 बार। क्लियर। प्लस हम करेंगे कितना, प्रेशर पोटेंशियल कितना है, 2 है हमारा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस हम करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -8 बार। मतलब -8 बार क्या हो गया हमारा पोटेंशियल है इनसाइड में कितना पोटेंशियल है, -8 बार है हमारा, कितना है, -8 बार। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। जो -8 बार है अगर हमारा सेल के इनसाइड है, और बाहर कितना है, बाहर वाले का पहले से दे रखा है, जो सॉल्यूशन है हमारा उसका दे रखा है -3 बार, पर -3 बार क्या दिया है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल नहीं दिया है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है। जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे अगर उसका प्रेशर पोटेंशियल नहीं दिया है, तो हम उसका प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे एज्यूम करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर पोटेंशियल नहीं होता कुछ भी, तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं। अगर इसको 1 कंसिडर हम करते हैं तो ये कितना होगा, मतलब उसको 0 कंसिडर करते हैं, 1 नहीं 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रेशर पोटेंशियल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा
-3 बार ही हमारा क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, -3 बार हो गया। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कितना फोर्स। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो -8 है, देखो माइनस जो साइन है यहाँ पे, वो किसको यहाँ पे बता रहा है, वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी वजह से, हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसकी वजह से। तो 8 में से जब हम माइनस करेंगे कितने, 3 को, तो हमारा कितना बचेगा, 5 बार। 5 बार मतलब नेगेटिव तो साइन बता रहा है जो अंदर की तरफ आ रहा है हमारा वाटर, उसके लिए। तो जो 5 बार होगा हमारा, -5 बार होगा, वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पे कि -5 बार जो है वो हमारा फोर्स है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं प्रेशर है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो मूवमेंट कर रहा है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, और जो पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो पोटेंशियल का कंसेप्ट है बहुत डाउट करता है, मतलब स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, और इसको आप इसी तरीके से समझे जैसे बताया कि जो हमारा वाटर है उसको मूवमेंट करने से कौन रोक रहा है, कौन उसको फोर्स कर रहा है मूवमेंट करने के लिए, उसी प्रकार से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजी से ही है। द हेलोफाइट्स विच कैन रेजिस्ट ए वाइडर रेंज ऑफ साल्ट कंसेंट्रेशन आर नाउन एज, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एज, क्या बोलते हैं, वाइडर रेंज ऑफ, क्या बोल दिया यहाँ पे कि वाइडर रेंज, जो कि हमें पता है कि जो हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं, हेलोफाइट्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो कि जहाँ पे हमारा साल्ट प्रेजेंट होता है, मतलब जो जहाँ पे साल्ट कंडीशन होती है वहां पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो प्लांट अपने आप को आसानी से ग्रो कर लेते हैं उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक और ऑप्शन दे दिया कि विच कैन रेजिस्ट ए वाइड रेंज। वाइड रेंज क्या होती है, देखो एक रेंज होती है हमारी सैलिनिटी की, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे साल्ट की कंसेंट्रेशन है वो 50 ppm प्रेजेंट है। 50 ppm से लेके हमारे साल्ट कितने हो सकते हैं, 50,000 तक हमारा जो है साल्ट की कंसेंट्रेशन हो सकती है, 35,000 तक। तो जो जो 50 ppm पे भी आसानी से सरवाइव कर ले, हमारी 2000 जो ppm पे भी कर ले, 20,000 ppm पे भी कर ले, और 35,000 पे भी, एक वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी में जो हमारा प्लांट सरवाइव कर सकता है उसको हम बोलते हैं यूरी हेलाइन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं यूरी हेलाइन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, यूरी हेलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा यूरी हेलाइन। तो सर अगर इसकी जगह कोई हमारा हेलोफाइट है, माना कि वो सेलाइन कंडीशन में तो ग्रो हो रहा है, लेकिन जो केवल नैरो रेंज में ग्रो हो पाता है, केवल एक शॉर्टर रेंज में, मतलब साल्टी कंडीशन में ग्रो होगा, लेकिन वो केवल 20,000 से लेके और 25,000 ppm जब हमारा साल्ट होगा वहां पे साल्ट प्रेजेंट होंगे, तभी वो ग्रो हो सकता है। मतलब बहुत नैरो रेंज में अगर ग्रो हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा स्टेनोहेलाइन। उसको क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, तो सर ये थर्मल डिनेचुरेशन ये क्या है, ये इससे रिलेटेड ऑप्शन ही नहीं है। थर्मल डिनेचुरेशन का मतलब तो होता है हमारा जो हमारी प्रोटीन होती है उसका जब जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम थर्मल डिनेचुरेशन बोलते हैं। इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे एग्जामिनर ने। और फोटो एक्लिमेशन हम उसको बोलते हैं जो लाइट इंटेंसिटी में हमारे चेंज आता है ना, कभी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, तो उस टाइम पे क्या करता है प्लांट, अपने आप की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ चेंज लेके आता है, उसी को हम बोलते हैं फोटो एक्लिमेशन। मतलब अपने आप में चेंज ला रहा है। जब ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आ रही है उसको नहीं चाहिए तो वो अपनी लीव्स को क्या कर लेगा, थोड़ा इस प्रकार से वर्टिकली ओरिएंट कर लेगा। उसको ज्यादा लाइट चाहिए, कम लाइट आ रही है तो वो अपने जो लीव्स है उसको फैला देगा, उसी को हम बोलते हैं फोटो एक्लिमेशन। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ पे कोई संबंध नहीं था, ये ऑप्शन केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिए गए थे। क्लियर? तो आप वैसे भी अगर आप में थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, आप दो तो वैसे आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो यहाँ पे जो आपका दो में से, तो अगर आप रिस्क भी लेते हो तो 50-50 है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर नहीं भी आते हैं तो अगर आप रिस्क भी ले रहे हो तो रिस्क चलेगा, इतना रिस्क तो चलेगा, इतना तो लेना पड़ेगा। अगर रैंक लानी है, अगर टॉपर बनना है तो इतना रिस्क तो लेना होगा आपको, 50-50 वाले क्वेश्चन में तो लेना ही है। चलो बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, जिससे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि साल्ट लिविंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि हेलोफाइट्स। क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स बोला जाता है साल्ट लिविंग प्लांट्स को। ठीक है, क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि जो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स है उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेते हैं, उनके लिए बोला जाता है जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स, जो कि एरिड और सेमी एरिड एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जो मॉडरेट हमारे मॉइस्चर प्लांट्स होते हैं, जो मॉडरेट मॉइस्चर प्लांट्स में जो ग्रो होते हैं, मोस्टली जो हमारे प्लांट यही होते हैं, उनको बोला जाता है हमारे मीजोफाइट्स बोलते हैं हमेशा। जो मीजो वर्ड यूज में लिया जाता है ना बेटा, वो हमेशा जो बीच के लोग होते हैं ना उनको, उनके लिए बोला जाता है मीजोफाइट्स। ठीक है,
जो वाटर लविंग प्लांट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वाटर लविंग प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है, जो मोस्टली हमारे कहाँ वाटर लॉक्ड कंडीशन में या हमारा जो भी सी हो गया उनके आसपास या तालाब होता है उसके आसपास जो देखने को मिलते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। सन लविंग, जिनको सूरज से प्यार है, जिनको सूरज से प्यार है उनको हम क्या बोलते हैं, सन लविंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सन लविंग प्लांट्स को बोलते हैं हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स, थोड़ा सा ही स्पेलिंग में फर्क है बेटा, हेलोफाइट्स और हेलो, ये तो है हेलो, हमारा हेलो तो है सेलाइन कंडीशन में ग्रो होने वाले, और हीलियो जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो किसके लिए लिया जाता है, हमारा सन लविंग प्लांट्स के लिए। बोले ठीक है, जिनको बिल्कुल भी सूरज पसंद नहीं है, बिल्कुल जो हिमाचल वाले हैं, जो हम बोल सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनके लिए क्या बोला जाता है, जिनको बिल्कुल हमें क्या चाहिए, जिनको छाव चाहिए हमेशा, शेड लविंग जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा स्कियोफाइट्स। क्या बोलते हैं, स्कियोफाइट्स बोलते हैं, स्कियोफाइट्स। नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे जब और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो जो रॉक लविंग तो चट्टानों में उगते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे नीचे रॉक है या फिर सोइल है, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं लिथोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स बोला जाता है। क्लियर, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी। ये नोट डाउन कर लेना, इनको याद ही रखना, इसमें समझने का कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे, जैसे कि कोल्ड कंडीशन हो गई, और भी हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा मोस्टली एसआरएफ के अंदर देखने को मिलता है, बट कभी कभी जेआरएफ में भी आ जाता है, हमारे जनरल से रिलेटेड। आप सब लोग जानते हैं कि जो जनरल होती है जिसके अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है उसको हम जनरल बोलते हैं। उसके अलावा एक मैगजीन होती है, मैगजीन हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैगजीन हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जनरल के बारे में पूछा गया है कि कौन पब्लिश करती है, जर्नल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज पब्लिश्ड बाय। जो हमारी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो जनरल है वो कौन पब्लिश करता है, तो वो जो इसके अंदर हमें केवल याद करना होता है, इसमें समझने का क्या है, कोई जनरल है उसको पब्लिश कर रहा है तो पब्लिशर कौन है इसका, इसको जो है सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो हमारी सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, वो इसको पब्लिश करते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ जनरल्स, कुछ इंपोर्टेंट जनरल्स जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और मेजरली पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी जनरल जो होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, कुछ जनरल होती है हमारी हर महीने पब्लिश होती है, कुछ हमारी जनरल जो होती है वो हमारी पब्लिश करती है साल में 2 बार, कुछ हमारी जनरल होती है जो करती है साल में 4 बार, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं। क्वार्टरली उनको बोलते हैं जिनको जो साल में कितनी बार पब्लिश करती है, जो साल में 4 बार पब्लिश करती है उनको क्वार्टरली बोलते हैं, जो साल में 2 बार करती है नहीं बाई मंथली, बाई मंथली मतलब 2 महीने से, मतलब साल में कितनी बार, 6 बार हो जाएगी, साल में 6 बार, 2 मंथ से करती है। मंथली मतलब साल में 12 बार करती है। ट्राई एनुअल मतलब साल में 3 बार करती है, मतलब जो 4 महीने पे पब्लिश करती है उनको बोलते हैं ट्राई एनुअल बोल देते हैं। क्लियर। अब कौन कौन सी जनरल है जो हर महीने पब्लिश होती है, वो है एक तो हमारी इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, याद रखना इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है, वो हमारा आईसीआर पब्लिश करता है। आप सब जानते हैं आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी प्रेजेंट डीजी कौन है आईसीआर के, तो आप सब लोगों को पता होगा डॉक्टर एमएल जाट सर जो है हमारे, डॉक्टर एमएल जाट सर, डॉक्टर एमएल जाट सर वो क्या है अभी प्रेजेंट डीजी आईसीआर है। और डीजी आईसीआर के साथ साथ हमारे जो डेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसके क्या है वो सेक्रेटरी भी है। 2 पोजीशन एक साथ मिलती है, मतलब कोई भी डीजी मिलता है उनको सेक्रेटरी डेयर भी बनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जनरल की, इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर। इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर जो है, जिसको पहले फर्टिलाइजर न्यूज के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्टिलाइजर न्यूज कौन पब्लिश करता है, इतना नहीं लिखते वो इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर, तो उसको पब्लिश करता है हमारा फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर ही है। ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 19 कब हुई थी हमारी 55 1955 में एफएआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोनॉमी जनरल। ये हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल जनरल है, यहाँ पे केवल मैंने एक ही इंटरनेशनल जनरल को इंक्लूड किया है क्योंकि मोस्टली बहुत सारी ऐसे तो जनरल है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट जनरल है। ये हमारी जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1907 में हुई थी बेटा। स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। उसके अलावा कब सर, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो कि हमारे डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में ही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कहाँ पे है, हमारे डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में ही है, यहाँ पे आईआरआई के अंदर ही। उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी सर, उसकी हुई थी बेटा 1955 में, 1955 में हुई थी अपने इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, ठीक है। तो एग्रोनॉमी जनरल पब्लिश करता है मेरे अमेरिका सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारी ये बाई मंथली होती है, मतलब 2 मंथ में एक बार होती है।
नेक्स्ट क्वार्टरली के अंदर पहली जर्नल हमारी एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कौन करता है पब्लिश? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जो भी कहाँ पे है, यहीं पे दिल्ली में ही है, IRI में ही है। इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट नाम से भी जो है हमारी एक जर्नल पब्लिश होती है, उसको पब्लिश करता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारी इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी है, उसको पब्लिश करता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। देखो वीड साइंस वाला क्वेश्चन आ चुका है, उसको पब्लिश किया जाता है। जो वीड साइंस की सोसाइटी है कहाँ पे है? वो NRC, जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस के लिए, वो कहाँ पे है? वो है हमारा जबलपुर के अंदर, वहां से ये पब्लिश होती है। नेक्स्ट जो कि हमारी साल में केवल 3 बार होती है, वो है हमारी इंडियन जर्नल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, और इसको पब्लिश करता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, वहां से ये पब्लिश की जाती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आसानी से। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ मैगजीन भी बताना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैगजीन के अंदर आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल, मतलब जो MSc वाले स्टूडेंट है, कुछ साइंटिस्ट है, उनको किसी भी टॉपिक की जानकारी देनी होती है शॉर्ट के अंदर, तो वो मैगजीन पब्लिश होती है। कौन कौन सी मैगजीन पब्लिश होती है? ये भी मंथली, हर महीने पब्लिश की जाती है हमारी इंडियन फार्मिंग। ये जो सभी मैगजीन है ना, ये केवल ICAR के द्वारा पब्लिश की जाती है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन फार्मिंग मंथली पब्लिश की जाती है या बाई मंथली या क्वार्टरली, तो आप ये याद कर लेना। इंडियन फार्मिंग जो है वो 1940 में, 1940 के अंदर फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। खेती जो है हमारी पब्लिश की जाती है मंथली। जो हमारी फल फूल है वो 2 महीने से पब्लिश की जाती है, 2 महीने में क्या करती है, एक बार पब्लिश होती है हमारी फल फूल और इंडियन हॉर्टिकल्चर। उसके अलावा क्वार्टरली, मतलब साल के अंदर कितनी बार, 4 बार पब्लिश करते हैं हम क्या, ICR न्यूज, जिसको कि कई बार न्यूज लेटर भी बोल देते हैं मैगजीन की जगह, वो भी हमारी क्वार्टरली पब्लिश होता है। उसके अलावा ICR रिपोर्टर नाम से भी हमारी एक रिपोर्ट आती है, वो पब्लिश होती है हमारी क्वार्टरली। उसके अलावा कृषि चेनिका जो है हमारी, वो भी हमारी पब्लिश होती है क्वार्टरली। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी वैरायटी से। वैरायटी से मैं पहले बोल चुका हूँ 2024 में जो एग्जामिनर था, पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ आया था, मतलब लगभग 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे अच्छे वैरायटी से दे दिए जो किसी को नहीं आ रहे थे। ये पूछ लिया कि वर्ल्ड की मोस्ट वाटर सेविंग हाई यील्डिंग एरोमेटिक राइस वैरायटी। देखो सब कुछ ही पूछ डाला कि उनको ये भी जानना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वाटर सेविंग कौन सी वैरायटी है, हाई यील्डिंग भी होनी चाहिए, वो ऊपर से एरोमेटिक होनी चाहिए, और फिर राइस की वैरायटी। तो जो जितनी भी वैरायटी दे रखी है वो सभी एरोमेटिक वैरायटीज है। उसके अंदर जो हमारी पूसा 1121 है, वेरी वेरी फेमस वैरायटी। किसानों के बीच में अगर हम बात करें, किसानों के बीच में तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है हमारी पूसा 1121 वैरायटी। ये सबसे ज्यादा, अगर हम पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है हमारी वाटर सेव करती है, मतलब कम पानी के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा पूसा 1121। क्लियर? आप इसको केवल याद भी कर सकते हो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वेराइटीज की राइस से। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली सेमी डुआर्फ वेराइटी कौन सी थी जो राइस के अंदर आई थी। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी फर्स्ट सेमी डुआर्फ वेराइटी थी जो 1965 में डेवलप की गई थी, वो थी हमारी TN1, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाईचुंग नेटिव 1, जो कि कहाँ की वेरायटी थी हमारी, कहाँ की वेरायटी थी, ताइवान की ये वेरायटी थी। इसके अंदर डीजीयूजीन जो है एक वेरायटी थी। फिर कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ, एनाक सुंडा पढ़ने वालों दिमाग में घुसा लो, डीजीयूजीन कोई जीन नहीं था, नाम में जीन आ रहा है तो इसको जीन बना दोगे, ये जीन नहीं था। डीजीयूजीन जो है हमारी एक वेरायटी थी, ठीक है। उसका जब क्रॉस जो हमारी साई युआन चुंग से वेरायटी से कराया गया था तो हमें कौन सी मिली थी, TN1 जो है हमारी वेरायटी मिली थी हमें, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट हाई इल्डिंग, वो तो केवल सेमी डुआर्फ वेरायटी डेवलप हुई थी, मतलब उसकी इल्ड बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर फर्स्ट हाई इल्डिंग सेमी डुआर्फ जो वेरायटी थी वो 1966 में जो है IRA8 डेवलप की गई। जो कौन डेवलप की थी, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट वीडियो को रोक के लिख दो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कभी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। JRF में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहले उसको पॉज करो और पहले आंसर लिख के आओ, फिर आगे देखना, ठीक है। बात करते हैं IR8 वेरायटी की। IR8 जो वेरायटी है वो डीजीयूजिन और पेटा जो वेरायटी थी हमारी उनके क्रॉस से बनी थी, और इसको मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, हमारे वर्ल्ड का मिरेकल राइस बोलते हैं। तो फिर इंडिया का मिरेकल राइस कौन सा है? इंडिया का जो मिरेकल राइस है वो हमारी जया को बोला जाता है, जो कि TN1 और TN141 के क्रॉस से बनी थी। बेटा इसको कभी भी भूल के ये मत लिख लेना कि TN141 इंटू TN1 के क्रॉस से बनी थी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारे
प्लांट साइंस के अंदर, वेराइटी डेवलपमेंट के अंदर एक हमारा कंसेप्ट है, वो ये है कि जब भी हम कभी भी डिनोट करते हैं 2 क्रॉस से, कौन से क्रॉस से वेराइटी बनी है, तो हम हमेशा जो फीमेल पेरेंट है, जो हमारा फीमेल पेरेंट होगा, जो फीमेल पेरेंट होगा उसको हम हमेशा लेफ्ट की साइड रखते हैं, और मेल पेरेंट को हमेशा क्या लिखते हैं, राइट की साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर जो TN1 है वो हमारा फीमेल पेरेंट है, और TN141 है वो मेल पेरेंट है। मेल पेरेंट मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन हमारे लिए गए थे, और इसको जो है, इसका जो हमारा ओव्यूल है वो यूज में लिया गया था। तो कंप्लीटली आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोनों का अगर क्रॉस हम उल्टा कराते हैं तो वो पूरी कहानी ही अलग हो जाएगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, पूरी कहानी ही पलट जाएगी। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि हमेशा जो है TN1, और ऐसे याद रखना है आपको, इसमें IRR में भी ऐसे याद रखना है कि जो हमारा DG यूजीन किसका क्रॉस है, ये हमारा DG यूजीन का और पेटा का क्रॉस है। पेटा इंटू DG यूजीन का क्रॉस नहीं है। इसको 1968 में डेवलप किया गया था हमारा, और ये इंडिया की पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी थी। हमारी इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी थी जो इंडिया में डेवलप की गई थी? 1994 में डेवलप की गई थी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी। इंडिया में अभी भी बहुत कम हाइब्रिड वेराइटीज है अगर हम बात करें राइस के केस में, ठीक है, चाइना के कंपैरिजन में। ठीक है, MGR1 जो है उसका नाम है, पहले उसको CORH1 के नाम से जानते थे, CORH1 के नाम से जानते थे। TNAU जो हमारी यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर में, उसके द्वारा ये डेवलप की गई थी 1994 में। फिर उसके बाद में हमारी आती है बासमती राइस। तो बासमती राइस की फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी 1989 में डेवलप की गई थी। ये जो सभी जो वेराइटीज जो है अरेंज की गई है वो ईयर वाइज की गई है, किस प्रकार से कौन सी वेराइटी डेवलप हुई। ठीक है, तो आप हेरेकी के अकॉर्डिंग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। पूसा बासमती 1 जो हमारी वेराइटी है, पूसा बासमती 1 जो हमारी वेराइटी है वो क्या है, हमारी 1989 में डेवलप की गई थी, और फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ बासमती राइस थी। नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट एरोमेटिक हाइब्रिड, मतलब इसके अंदर भी एरोमेटिक, ये केवल बासमती राइस थी लेकिन उसमें एरोमा, उसमें खुशबू नहीं आ रहा था। ठीक है, एरोमेटिक हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं वो थी हमारी PRH10। कौन सी थी? PRH10 थी हमारी, बेटा याद कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। PRH10 जो हमारी वेराइटी थी वो फर्स्ट एरोमेटिक हाइब्रिड थी, जिसको कब डेवलप किया था हमने? इसको डेवलप किया था हमने 1999 में। क्लियर? तो ये सभी वेराइटीज है, राइस की वेराइटीज है, इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बोल सकते हैं फिर से प्लांट फिजियोलॉजी से, क्योंकि हार्मोन्स का क्वेश्चन आ रहा है तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा जिब्रेलिन से। तो क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिब्रेलिन से रिलेटेड, और पूछा गया है कि कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। देयर आर 50 फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन। एक्चुअली जो हमारे इसकी हम बात करते हैं तो इसके जिब्रेलिन की जो फॉर्म है, जो सबसे पहले जो हम बात कर सकते हैं कि जितनी भी फॉर्म आई थी उसके अंदर पहले 50 फॉर्म ही थी, उसके बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। तो अभी हम इसको होल्ड ऑन कर लेते हैं, मतलब ये अकॉर्डिंग टू मी जो है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी जो कंप्लीट फॉर्म है जिब्रेलिन की वो 133 है। क्लियर? तो ये क्या है, इनकरेक्ट होगा। जिब्रेलिन ब्रेक द डोरमेंसी, बिल्कुल एकदम करेक्ट, सही बात है एकदम, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी क्या होती है कि जो हमारी जो फेवरेबल कंडीशन है, वाइबल सीड है, उसके बावजूद भी हमारा सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसी को हम डोरमेंसी बोलते हैं। तो डोरमेंसी जो है वो ब्रेक करने का काम कौन करता है? हमारा जिब्रेलिन करता है। जिब्रेलिन कैसे करता है? हमें पता है कि जिब्रेलिन जो है वो हमारा जो हार्मोन है वो ऐसे एंजाइम का सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक होता है और हमारा जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन जो है डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जिब्रेलिन हेसन सेंसेस, मतलब जो है हेजन का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज करता है, क्या करता है? सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब बुढ़ापा। मतलब कि जिब्रेलिन जो है वो किसी भी जो हमारे प्लांट है उसमें बुढ़ापा जल्दी लाएगा। अगर जिब्रेलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिब्रेलिन वहां पे प्रेजेंट है, तो वो प्लांट को जल्दी जल्दी बूढ़ा बनाएगा। नहीं बेटा, गलत बात है, जिब्रेलिन ऐसा नहीं करता। जिब्रेलिन इतना 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 भी मतलब गलत नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा इंसान है, मतलब हम बोल सकते हैं जिब्रेलिन ऐसा कभी नहीं करेगा, वो कभी भी बूढ़ा नहीं करेगा, वो हमेशा जवान बनाए रखना चाहता है। वो प्लांट को क्या चाहता है? वो जवान बनाए रखना चाहता है। तो ये एग्जामिनर ने क्या गलत बात बोल दी, ये आपके साथ धोखा कर दिया। ठीक है, वहां पे जो ये टर्म यूज में लेके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जिब्रेलिन जो है वो इंक्रीज करता है, क्या करता है? वाटर अपटेक ऑफ द प्लांट को। वापिस से बोला गया है कि जो जिब्रेलिन है वो वाटर अपटेक को भी इंक्रीज करेगा। नहीं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। जिब्रेलिन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिब्रेलिन बोलता है मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं कि मैं अगर प्लांट में प्रेजेंट होगा तो वाटर अपटेक ज्यादा होगा। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना ही अभी तक साइंटिस्टों ने ढूंढा है। पता नहीं जिन्होंने पेपर बनाया उनको मिल सकता है कहीं पे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारा डी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, अकॉर्डिंग टू मी ए भी इनकरेक्ट है। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर ए इनकरेक्ट हो, लेकिन डी और सी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो जिसमें सी और डी ऑप्शन है वो तो हम बिल्कुल कट कर देंगे।
तो इसका आंसर जो है वो सेकंड माना था, ए एंड बी ओनली, एनटीए ने। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग जो है ये जो क्वेश्चन है वो रिमूव होना चाहिए था, ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि 130 फॉर्म होती है हमारी जिब्रेलिन की। लेकिन हम जो है अभी आप इसको ए एंड बी, अगर दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर 50 फॉर्म ही देता है, ऐसा ही सेम अगर क्वेश्चन आता है, तो आप भी ए एंड बी करके आना, क्योंकि अब जिब्रे जो एनटीए की जो डेटा बैंक है उनके पास यही आंसर है, तो वो तो यही मानेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली हमारे वीड साइंस से, वीड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है हर्बिसाइड से। ठीक है, हर्बिसाइड में दो लिस्ट दी गई है यहाँ पे, एक ग्रुप दे दिया और दूसरा हर्बिसाइड दे दिया। भाई कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? हमें पता है कि कोई भी केमिकल है, हर्बिसाइड एक अपने आप में केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं मोस्टली हर्बिसाइड, और उनका एक क्या होती है, क्लास होती है। क्लास मतलब हम बोल सकते हैं कि एक घर है, घर का एक सदस्य है हमारा हर्बिसाइड। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं एक डाइफिनाइल ईथर एक अपने आप में क्या है, एक अपने आप में एक बड़ा घर है, और उस घर का एक सदस्य होता है, जो क्या करता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, और वो जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, जाके चुन चुन के क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। किनको किल करने का काम करते हैं? हमारे लिए जो वीड है उनको किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है घर के नाम दिए गए, और ये पूछ लिया कि ये जो हमारा बंदा है ये जो है वो कौन से घर से बिलोंग करता है, ये जो हमारा हर्बिसाइड है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि ये तो मेरा देखा हुआ ही नहीं है, जैसो आइसो जोलिनोन जोलिन्स, इसका तो नाम भी नहीं आ रहा अच्छे से, मतलब ऐसा अगर एग्जामिनर डाल दिया तो क्या करे, मतलब ये तो मेरा नहीं फटा सर मैंने डाइफिनाइल जो ईथर है वो तो फट रखा है। बोले क्या फट रखा है? बोले सर आपने क्लास में बताया था ना उस दिन। बोले मैंने क्या बताया था? बोले सर आपने बताया था कि किसी के पीछे अगर फेन आ गया ना, फेन FEN, तो आप समझ जाना कि वो डाइफिनाइल ईथर से बिलोंग करता है। मतलब इंटेलिजेंट है, मतलब तू चीज को याद रखता है, मतलब तू क्लास में अगर जाएगा, मतलब तो एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करके आएगा। ठीक है, तो फैन कहाँ पे है? ढूंढो भाई फटाफट, फैन ढूंढो। ये रहा फैन, तो मिल गया। मतलब बी जो होगा, बी का आंसर होगा थर्ड होगा। बी का आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड होगा। तो तुरंत मतलब आंसर, जब ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्टली अगर एक भी मैच मिलता है ना, तो तुरंत जाके वहां पे ऑप्शन में देख लो। बोले बी का क्या होगा? थर्ड बता रहा है, तो बी का थर्ड बता रहा है, मतलब ये तो दो तो काट देता हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड तो मैंने तुरंत काट दिया, क्योंकि इसमें तो बी में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। बोले इनको तो कट करो, इन दो ऑप्शन की तरफ मैं देखूंगा ही नहीं। अब यही तो करना होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय। ठीक है, अब बात करता हूं कि मेरे को ये भी याद है कि सर आपने ये भी बताया था कि जो अमाइड है, जो हमारा अमाइड वाले जो हर्बिसाइड है, बोले हाँ अमाइड ग्रुप में मैंने क्या बताया था? आपने बताया था कि इनके लास्ट में क्या आएगा, इनके लास्ट में क्लोर आएगा, क्लोर आएगा इनके लास्ट में, क्लोर आएगा। मतलब याद है आपको, क्लोर आएगा, क्या आएगा इनके लास्ट में? क्लोर आएगा। चाहे वो क्या हो, एला क्लोर हो, बीटा क्लोर हो, प्रिटला क्लोर हो, तो वो सब क्या किससे बिलोंग करते हैं? क्लोरो एसिटेमाइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सी में क्या होगा? सी में आएगा फर्स्ट, सी में फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो सी में आ गया फर्स्ट। बोले सी में मिल गया सर, फर्स्ट मिल गया, तो फर्स्ट मिल गया तो फोर्थ को करेक्ट कर दे, बस ज्यादा सोच ही मत, देखना ही नहीं है और ऑप्शन की तरफ अगर नहीं आ रहा है तो। फिर भी हम मैच करने के लिए देखेंगे। ए का होगा 4 हमारा, जो हमारा आइसो, जो ए का क्या होगा 4 होगा। हम फिर भी हम क्या देखेंगे, जो आइसो जोलिन्स जो भी ये ग्रुप है उसका होगा क्या होगा? पायरोक्सा सल्फोन होगा, पायरोक्सा सल्फोन होगा, पायरोक्सा सल्फोन होगा। ठीक है, नहीं कुछ बच्चे तो इतने तेज होते हैं, वो इतना दिमाग लगा लेते हैं, इसमें भी एक्स ए आ रहा है, इसमें भी एक्स ए आ रहा है, ये होते हैं इंटेलिजेंसी, इसको बोलते हैं IQ। एक्स से मिला के अगर कर देगा तो वो भी करेक्ट कर देगा वहां पे आंसर। ठीक है, तो 1 का ए का 4 होगा, बी का क्या होगा? थर्ड होगा। डाइफिनिल ईथर्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये थर्ड होगा। ठीक है, सी का फर्स्ट होगा, सी का हम फर्स्ट कर चुके हैं। और डी जो कार्बामेट्स जो ग्रुप है उसका होगा सेकंड, उसका होगा सेकंड। जो कार्बामेट जो ग्रुप है उसका क्या होगा? सेकंड होगा। इसी प्रकार से आपको और भी जितने भी हर्बिसाइड ग्रुप है वो सारे आपको याद करने हैं, कौन सा जो हमारा हर्बिसाइड है वो किससे बिलोंग करता है, क्या उनकी जो है ट्रिक होती है वो भी आपको याद रखनी हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फर डेफिशिएंसी फर्स्ट अकर्स इन। तो ये मैं पिछले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब हम पार्ट थर्ड सोल्व कर रहे थे, उसके अंदर की सल्फर डेफिशिएंसी जो है वो किससे होती है। ठीक है, तो जो सल्फर डेफिशिएंसी है, हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारी होती है लोअर लीव्स होती है, फिर हमारी मिडिल लीव्स होती है यहाँ पे, फिर हमारी यंग लीव्स होती है, और फिर हमारा आ जाता है बर्ड। तो मैंने याद करवाया था आपको कि जब मग में एनपीके, मग मो एनपीके, मतलब मग में क्या है? एनपीके है। तो मग में एनपीके की तो लोअर लीव्स पे हमें दिखाई देती है, मिडिल लीव्स पे हमें दिखाई देती है, जिंक की दिखाई देती है बेटा, जो भी हमारा सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, जो मैग्नीज है, उनकी दिखाई देती है हमें किस पे? यंग लीव्स पे दिखाई देती है। और लास्ट में जो है हमारा जो बोरोन हो गया और कैल्शियम हो गया उसकी हमें बड पे दिखाई देती है। या आप इतना सा याद रखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली हमारा यंग लीव्स हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सुधीर सर सोच रहे हैं ये तो मेरा क्वेश्चन था, ये तो कोई नहीं सर, धोखा आप हुआ हमारे साथ। कोई नहीं, आप अच्छे वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी कराना है ना अब।
ठीक है, बात कर, अब आप आ जाइए। नहीं, नहीं, नहीं करो। नहीं, आइए आइए आइए। ये वाला कौन सा आ गया? अच्छा, अर्नन एंड स्टाउट। ओके, तो गाइस बोला ये गया था कि कुछ लग गया खराब। ओके सॉरी, हाँ तो ठीक है। अर्नन एंड स्टाउट ने बोला कि भैया कोई भी जो एलिमेंट है वो एसेंशियल तब है जब ये हमारे तीन जो क्वालिफिकेशंस है उनको पास कर ले। तो यहाँ पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, अपन पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर क्वालिफाइंग एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एन एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियलिटी क्राइटेरिया प्रोपाउंडेड बाय आर्नन एंड स्टाउट इन कौन से ईयर में? तो देखो ईयर का तो याद रखना है, 1939 में, बात खत्म। लेकिन ये जो तीन क्राइटेरिया थे वो क्या थे? पहला था कि भैया ये जो कोई भी एलिमेंट है ना, वो अगर एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, in absence of any element, life cycle will not be completed. लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। पहला तो ये था। दूसरा था कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है और आपने कुछ और डाला तो उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो गई और वो उसकी अपनी लाइफ चलने लगी, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। और तीसरा है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डायरेक्टली रोल प्ले करना चाहिए। आप उसमें जो आपका बायोकेमिकल रोल्स है उसमें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बायोकेमिकल प्रोसेस में उसका रोल नहीं है तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। और उसी वे से 1939 में अर्नन एंड स्टाउट ने बोला। लेकिन 1954 में फिर से अर्नन साहब ने इसको वापस रेक्टिफाई किया, थोड़ा और बेटर बनाया। तो आप वो भी आपको याद रखना है, कभी 1954 आए ऑप्शन और ये 39 ऑप्शन नहीं आए तब भी आप सोच लेना कि हाँ, अगर 39 ऑप्शन आए तो आपको पता है क्या करना है, लेकिन अगर 54 ऑप्शन आए तो आप उससे बेटर जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि देखो ये बोल रहा है वापस असर्शन और रीजन को कैसे सोल्व करना है, पहले इसको देखना है ट्रू है फॉल्स है। फिक्सेशन एंड रिलीज ऑफ पोटेशियम इन सोइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अमोनियम। अब ये बात बोल रहा है कि अगर पोटेशियम प्रेजेंट है उसका फिक्सेशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस पे? अमोनियम पे। अब ये क्यों? देखो दोनों मोनोवेलेंट केटाइंस है K+NH4+, दोनों की जो आयनिक रेडियाई है वो भी सेम है। आपके पास जो रेडियस है वो है 1.33 या जो डायमीटर है वो है 2.66, इसकी जो है वो है अराउंड 2.80 के आसपास, 2.86 के आसपास। तो दोनों लगभग सेम है एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो दोनों लगभग सेम है। और जो आपकी वर्मिकुलाइट है ना, वर्मिकुलाइट के स्पेस में इन दोनों से रिलेटेड स्पेस होती है। अब अगर सोचो दो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे, अब वो अगर इसका होगा या नहीं होगा इस पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे किसी से तो उसका हो जाएगा। तो ये है कि जो उसके कांटेक्ट में पहले आ गया उसका फिक्सेशन हो गया। तो ऐसा भी करते हैं अगर पोटेशियम हमारे पास कोई ऐसी अपने पास क्रॉप लगानी है, प्रैक्टिकल पर्पस में बता रहा हूँ, ग्राउंड पे क्या होता है एक्चुअली, फार्मर्स क्या करते हैं कि अगर हमें पोटेशियम लविंग क्रॉप कोई लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ऐसी सोइल है जिसमें भाई पोटेशियम फिक्स हो रहा है फिर भी हमें तो ऐसी क्रॉप लगानी है, तो हमें क्या करना है, या तो हम पोटेशियम की सप्लाई ज्यादा कर दें कि भैया थोड़ा फिक्स भी हो गया तो भी चल जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड है कि हम अपन उसमें अमोनियम फर्टिलाइजर डाल देंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई अमोनियम फर्टिलाइजर हमें ज्यादा चाहिए जैसे राइस में, तो हम उसमें पोटेशियम भी डाल सकते हैं ताकि वो फिक्सेशन उस पर्टिकुलर अमोनियम आयन का ना हो। तो दिस इज राइट, असर्शन इज राइट। रीजन इज द फिजिक्स ऑफ NH4 इज क्लोजली रिलेटेड टू पोटेशियम। यही तो बोला, बिकॉज बोथ आयंस हैव सिमिलर आयनिक रेडियस एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी लो है, दैट मींस जब पानी आएगा तो उसके पास वो ज्यादा स्वेल नहीं करेगा और इसीलिए वो फ्लोकुलेशन, मतलब ये फ्लोकुलेशन कोज करता है ना कि डिस्पर्जन। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। परफेक्टली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का, तो सर प्लीज आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से हमारा आता है वीड साइंस से, और क्वेश्चन है हमारा क्या, पहले देख लेते हैं एक बार। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से एक हमें इनकरेक्ट चूज करना है, मतलब गलत क्या है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेक्टिविटी से है। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिविटी को सिंपल सी भाषा में समझे तो कि भाई ऐसी क्या बला है कि सेम केमिकल है, दोनों प्लांट है, दोनों ही तो वाई वाई है वैसे तो देखा जाए तो। वीड ही प्लांट है, प्लांट ही वीड है, कौन सा वो अलग है, अलग प्रजाति से तो वो बिलोंग करता नहीं है, वो भी बीज से उगता है, वो भी दोनों सेम है। बट ऐसा क्या है, मतलब प्रकृति में ऐसा क्या है, नेचर में ऐसा क्या है कि हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं, वीड किल हो रहा है मतलब, और हमारा प्लांट को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ठीक है,
ये तो वो बात हो गई कि जहाँ पे मान लो आपके दो दोस्त हो और दोनों में से एक पढ़ रहा है और एक नहीं पढ़ रहा है। सिंपल सी बात है ना भाई, दोनों सेम जगह पे सेम रूम में रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो एक को पढ़ने से रोक रही है और एक पढ़ पा रहा है? तो उसी चीज को हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी। वो डिपेंड करता है उसके माइंडसेट पे। जो पढ़ रहा है उसका माइंडसेट है, वो सिलेक्ट कर चुका है कि उसको क्या करना है, और वो जो है उसके अंदर वो चीज नहीं है, इसकी वजह से वो चीज वो नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से हमारे प्लांट के अंदर सिलेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो वो कई प्रकार की होती है। हो सकता है कि वो जो सिलेक्टिविटी हो हमारी, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से हो। वो जो सिलेक्टिविटी हो वो हमारी इस वजह से हो कि जो हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं वो अलग टाइम ड्यूरेशन पे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो सिलेक्टिविटी किसकी वजह से हो, कुछ केमिकली कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही हमने डाला हो सकता है हमारा जो वीड है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि हमारा प्लांट कम एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, इसकी वजह से हमारे प्लांट को नुकसान नहीं कर रही है। ठीक है, हो सकता है एब्जॉर्ब भी कर लिया लेकिन हमारे प्लांट में वो उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रही है जहाँ पे जाके वो अफेक्ट करता है। भाई अपनी लोकेशन पे नहीं जाएगा, हर्बिसाइड काम नहीं कर सकता, कोई मतलब नहीं है, और वीड के अंदर वो उस लोकेशन पे पहुंच पा रही है, इसकी वजह से वो उसको किल कर पा रहा है। ठीक है, हो सकता है जैसे ही वो प्लांट के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर मतलब गया, जैसे ही अंदर हर्बिसाइड का एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसलोकेशन भी हो गया, लेकिन अपने भाई साहब अंदर क्या थे, अंदर तो मैकेनिज्म लगा रखी थी हमारे प्लांट ने, क्या कर दिया, तुरंत उसको तोड़ मरोड़ के पका दिया। भाई अब तेरा काम ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो होती है सिलेक्टिविटी, और वीड के अंदर वो चीज नहीं है, इसकी वजह से वो किल हो जाता है। ठीक है, तो उसी सिलेक्टिविटी से एक क्वेश्चन है, बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। हायर इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, लेसर विल बी द एक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड। बिल्कुल गलत बात बोल दी भाई साहब, गलत बोल दी बिल्कुल। जब टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है तो हमेशा ही एक्टिविटी हर चीज की ज्यादा होती है, हम मोस्टली बात करें तो। अगर मैं बोलूं, इसीलिए तो हम देखते हैं कि टेम्परेट रीजन में जो होता है हमारा, टेम्परेट जो रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, वहां पे हमारा जो है ट्रॉपिकल जो रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर हमेशा ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिकम्पोजिशन कम होता है। डिकम्पोजिशन कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी उतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल ही कम है, वहां पे ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं इसलिए। तो टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो मोस्टली यही देखा गया है कि हमारे हर्बिसाइड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो सर इनकरेक्ट पूछा है तो यही आंसर होगा? नहीं, अभी रुको बेटा, पूरा क्वेश्चन तो देखो। एनटीए बड़ा कमाल करती है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनवाती है, मेरे समझ नहीं आ रहा, और उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा पाते स्टूडेंट, क्यों नहीं? केमिकल सेलेक्टिविटी इज ट्रू सेलेक्टिविटी। ट्रू सेलेक्टिविटी जो है हमारी, केमिकल सेलेक्टिविटी को ट्रू सेलेक्टिविटी बोलते हैं। बिल्कुल गलत लाइन है ये, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये, इनकरेक्ट है। जो टिकेदार सर की बुक है डायरेक्टली वहां पे लिखा हुआ है कि जो बायोकेमिकल हमारी एक सिलेक्टिविटी होती है, एक टाइप होता है हमारा बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी इज द ट्रू सिलेक्टिविटी। कौन सी सिलेक्टिविटी ट्रू सिलेक्टिविटी होती है? जो बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी है, बायोकेमिकल हमारी सिलेक्टिविटी है, उसको हम ट्रू सिलेक्टिविटी बोलते हैं। केमिकल सिलेक्टिविटी को जो है हम ट्रू सिलेक्टिविटी नहीं बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? इनकरेक्ट। दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। सिलेक्टिविटी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव मतलब ये डिपेंड करती है हमारी, वेरी करती है हर्बिसाइड टू हर्बिसाइड। ए सेम हर्बिसाइड कैन बी सिलेक्टिव फॉर ए क्रॉप, मे बी नॉन सिलेक्टिव फॉर अदर क्रॉप। यस, 2,4-D जो है हमारा, वो वीट के लिए सिलेक्टिव हो सकता है, कॉटन के लिए सिलेक्टिव नहीं है। वो सेम सिलेक्टिव था, दूसरे के लिए नॉन सिलेक्टिव हो गया। तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये क्रॉप के साथ वेरी करती है, ये हमारे टाइम ड्यूरेशन के साथ वेरी करती है। आप जो हर्बिसाइड 30 दिन पे डाल रहे हो, वो 15 दिन पे डाल के देख लो, क्या वो सिलेक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। फोर्थ, ड्यू टू मोर लीचिंग। लीचिंग अगर ज्यादा हो गई मतलब नीचे जा चुका है कुछ, लोअर डोज ऑफ हर्बिसाइड आर सफिशिएंट इन लाइट सॉइल। भाई लाइट सॉइल है तो लीचिंग तो ज्यादा होगी, पर लोअर डोज, मेरे बात समझ में नहीं आ रही यार, क्या बोलना चाह रहा है? जब लीचिंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब लॉस हो चुका है ना हमारा, तो फिर कहां से जो है हमारी लोअर डोज सफिशिएंट रहेगी लाइट सॉइल के अंदर? कहां से रहेगी? तो वहां पे ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या है, हायर डोज जो है, हायर डोज जो है वो हमें अप्लाई करनी होगी। क्या करना होगा? हाई डोज अप्लाई करना होगा। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है वो हम क्या बोल सकते हैं? इनकरेक्ट नहीं है, वो हम करेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट सॉइल के अंदर क्या होता है, लीचिंग होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि मोस्टली नीचे तक जो है हमारा हर्बिसाइड जाएगा तो क्या करेगा? वो हमारी क्रॉप को नुकसान कर देगा। ये सुनो, ज्यादा नीचे तक भी नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि जो ज्यादा लीचिंग होगी, जिसकी वजह से अगर हम कम डोज भी देंगे ना, तो वो आसानी तक वहां पे पहुंच जाएगा जहाँ हमारी बीट की जड़ होती है, मतलब जहाँ पे रूट होती है हमारी। तो इजीली हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर?
जो हमारा सेकंड और फर्स्ट है दोनों इनकरेक्ट है, लेकिन इसको आंसर जो है वहां पे जो हमारा एनटीए है, एनटीए ने जो है हमारा आंसर जो माना था इनकरेक्ट वाले में, वो सेकंड माना था। क्या माना था? वो हमारा सेकंड जो है केमिकल सेलेक्टिविटी है इज ए ट्रू सेलेक्टिविटी, इसको इनकरेक्ट माना था, इसको इनकरेक्ट माना था। बट ये भी हमारा क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट ही होता है स्टेटमेंट। बट अब जो उन्होंने मान लिया हमें उसी को याद रखना होगा, उसी के लिए जाना होगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो किससे? ट्रिटिकेल से है। ट्रिटिकेल का तो आपने नाम सुना होगा। जो ह्यूमन, जो सबसे पहले इंसान ने अगर कोई क्रॉप को, एक क्रॉप, एक अलग से फसल बना दी, वो कौन सी क्रॉप थी हमारी? वो थी हमारी ट्रिटिकेल। ये हमारे द्वारा ही डेवलप की गई है, ट्रिटिकेल डेवलप की गई है। तो इससे कुछ क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। इन केस, कुछ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए। इन केस ऑफ ट्रिटिकेल, व्हीट इज द मेल पेरेंट एंड राई इज द फीमेल पेरेंट। अब सर आपने अभी बताया था कि फीमेल इधर लेफ्ट में आता है और राइट मेल में आता है। बोले ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। बट ये तो हम पढ़ते हैं कि जो ये क्रॉस किसका होता है? वीट इंटू राई का होता है। मतलब मैंने तो ये पढ़ा है कहीं पे बुक्स में, वीट इंटू राइट का होता है। तो वीट तो फीमेल पेरेंट हो गया ना, वीट तो क्या हो गया मेरा? फीमेल हो गया। राई जो है मेल हो गया। बट यहाँ पे तो फीमेल, यहाँ पे तो गेहूं को क्या बना दिया? मेल बना दिया। मेल नहीं बना दिया, उन्होंने, एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बना दिया। ये मेल नहीं बनाया, एग्जामिनर ने बेवकूफ बना दिया। सीधी सी बात है, स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरी बात बोल दी एग्जामिनर, इट इज मेनली ए खरीफ क्रॉप। कैसे होगी रे खरीफ में? खरीफ में कहाँ से होगी? जब आपको पता है गेहूं खुद हम जो है, वीट जो है वो रबी में उगाते हैं, जो हमारा राई है वो रबी में उगती है, तो खरीफ में कहाँ से होगी? नहीं होगी। ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। बोले तीसरा देखते हैं, वो भी इनकरेक्ट ना हो जाए। इट इज मेनली यूज फॉर एनिमल फीडिंग एज रफेज। रफेज के लिए मतलब एज ए चारा, चारा के रूप में यूज में लिया। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जब इसको ट्रिटिकेल को डेवलप किया गया उसके बाद में देखा गया कि इसकी जो क्वालिटी है, जो फोडर क्वालिटी है, फोरेज क्वालिटी है, वो अच्छी है। इसकी वजह से इसको एज ए रफेज जो है और साइलेज वगैरह जो बना के है, उस तरीके से मोस्टली जो है कहाँ पे यूज में लिया जाता है? हम यूएसए वगैरह में बोल सकते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे यूज में लिया जाता है, इंडिया में यूज में नहीं लिया जाता। तो स्टेटमेंट ओनली हमारा सी इज ट्रू। ए और बी क्या है हमारे? इनकरेक्ट है। ओनली सी जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? ट्रू है। बात करते हैं नेक्स्ट। जेस्मोनेट इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट फ्रॉम। भाई जेस्मोनेट जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, कहाँ से बनता है जेस्मोनेट हमारा? देखो जेस्मोनेट जो है हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं हार्मोनी बोल सकते हैं। नॉट इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन नहीं है, लेकिन हम इसको भी क्या बोलेंगे? हार्मोनी, एक तरीके से हार्मोनी बोलेंगे। और इसका जो सिंथेसिस जो होता है, इसका सिंथेसिस जो होता है वो हमारा होता है लिनोलेनिक एसिड से। ये आपको याद ही रखना होगा, ये आपको याद ही रखना होगा, ये आपको याद ही रखना होगा। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है बेसिकली आते भी नहीं है और बच्चे पढ़ते भी नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी अभी के लिए तो आप याद रख लो कि जो जेस्मोनेट है वो हमारी लिनोलेनिक एसिड। ये वैसे हम बात करें तो ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन है। यार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा पोर्शन आ रहा है बेटा, हल्के में मत लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। चलो इसी से मैं आपको कुछ याद करवा देता हूँ। कुछ हमारे और प्लांट हार्मोन है और उनके अंदर जो है हमारे क्या क्या जो है प्रिकर्सर होते हैं उनके, वो भी आप याद कर लो, कल को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जो हमारा जिब्रेलिन जो हमारा हार्मोन होता है उसका जो प्रिकर्सर है वो हमारा एसिटाइल कार्बोक्सिलेज ए एंजाइम होता है। हम बोल सकते हैं एसिटाइल कोए जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है हमारा जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होता है। ये इसका क्या होगा? प्रिकर्सर होगा। जो एब्सिसिक जो हमारा एसिड होता है, एब्सिसिक जो एसिड होता है एबीए जिसको हम बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है, उसका होता है वायोला जेंथिन। उसका याद रख लेना, वायोला जेंथिन होता है। साइटोकाइनिन जो हमारा हार्मोन होता है सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका होता है एडेनिन। क्या होता है ये? एडेनिन। सर एडेनिन नाम सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना होगा आपने। अगर आपने बायोलॉजी से अगर नीट आपका बैकग्राउंड है तो एडेनिन तो आपने अच्छे से समझा होगा। एडेनिन एक क्या है? हमारा प्योरिन है। ये नाइट्रोजन बेस के 2 प्रकार होते हैं, एक हमारे प्योरिन होते हैं, एक होते हैं पायरीमिडीन, एक होते हैं पायरीमिडीन। 2 टाइप होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं उनके। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? इसके 2 टाइप होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं उसके अंदर होता है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन सर मेरे को याद नहीं रहते ये कि एडेनिन आएगा या ग्वानिन आएगा या साइटोसिन आएगा इसके अंदर या थाइमिन आएगा, मेरे को थोड़ा मैं भूल जाता हूँ। तो एक चीज याद रख ले, तू तेरे को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जो प्यूरिन है, प्यूरिन का मतलब होगा प्योर। और आपके क्या है? एग्रीकल्चर। आप कौन से बैकग्राउंड से हो? आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो। और एग्रीकल्चर कौन लेते हैं? जिनका दिल एकदम प्योर होता है, जिनका दिल क्या होता है? एकदम प्योर होता है, वो क्या लेते हैं? एग्रीकल्चर लेते हैं। तो याद रखो प्योरिन को क्या याद रखना आपको? प्योर। और एजी फॉर एग्रीकल्चर। तो एजी हो गया हमारा, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, कभी नहीं भूलोगे। तो बच गए जो क्या हो गए? पायरीमिडीन, क्या क्या? यूरेसिल हो गया हमारा, थाइमिन हो गया, और हो गया हमारा कौन सा? साइटोसिन। जो साइटोसिन, ये 3 जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे पायरीमिडीन होते हैं।
ठीक है। इन्हीं से आपको पता है कि जो हमारा क्या बनता है, जो हमारा डीएनए है वो इसी से बनता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है आप लोगों को पता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड से। किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किससे बनता है, जो हमारी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जो हमारी शुगर होती है, शुगर से बनता है। और नाइट्रोजिनस बेस से बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बनता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे अरेंज होके इस प्रकार से जो है डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का क्या होगा, एडेनिन हमारे प्रीकर्सर होता है। नेक्स्ट इंडोल 3 एसिटिक एसिड या बोल सकते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या प्रीकर्सर होता है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन बोल सकते हैं हम, ट्रिप्टोफेन एक अमाइनो एसिड होती है। इथाइलिन का भी एक अमाइनो एसिड ही प्रीकर्सर होती है, क्या, मीथियोनिन। याद रखना इथाइलिन का कौन होती है, मीथियोनिन होती है, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुधीर सर मैं आपको यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा। द law which states that whatever is being taken by plant from soil need to be restored to maintain the nutrient supplying capacity of the soil is known as, क्या बोलते मतलब हैं जो लिया है वो वापस देना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपने सोइल से, देखो भाई, वॉट एवर इज बींग टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम सोइल, जो भी प्लांट्स ने लिया है सोइल से वो वापस रिस्टोर करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट कैपेसिटी उस पर्टिकुलर सोइल की वापस मेंटेन करी जा सके। तो आपको पहले से लग रहा होगा ये तो रिस्टोरेशन की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ये रिस्टोरेशन की बात नहीं कर रहा है। ये लो है रेस्टिट्यूशन का, जो दिया था किसने, बोसिंगोल्ड भाई साहब ने दिया था। और ये आप जब लो पढ़ोगे तो यही था। बोसिंगोल्ड कौन थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, याद रखना है। उन्होंने ये लो दिया था और उन्होंने बोला था कि भैया ये चीज़ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको जो चीज़, मतलब सोइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट अपटेक हुआ है, अगर जैसे मेज है, मेज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेती है, तो कुछ ना कुछ उसको वापस मिलना चाहिए ताकि वो सोइल डिग्रेड ना हो, वो सोइल उसी स्टेटस पे बनी रहे एटलीस्ट। तो वो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन समझाता है। लॉ ऑफ मैक्सिमम भी एक है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मैक्सिमम दिया था किसने, वेलेस एंड वेलेस ने। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। लॉ ऑफ वेलेस किसने दिया था। अब लॉ ऑफ मिनिमम से भी याद आ रहा होगा, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तो एटलीस्ट आई होप कि इसको सीरियस लोगे और लिखोगे। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। लो सर, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडिफायर फॉर हर्बिसाइड। और इस क्वेश्चन को आपको समझाएंगे सुधीर सर, और ये हर्बिसाइड से क्वेश्चन है सर। और मॉडिफायर, सर मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जो बदल के रख दे। हाँ, मॉडिफायर जो उसकी केमिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा एनहेंस कर सकते, जो बदल के रख दे वो होता है मॉडिफायर। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा यहाँ पे कौन सा जो हमारा इनमें से केमिकल है जो एज ए मॉडिफायर की तरह काम करता है, जो मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफायर को हम सेफनर भी बोल देते हैं कई बार, हर्बिसाइड सेफनर। होता क्या है कि जो हमारा हर्बिसाइड है उसके अंदर एक सिलेक्टिविटी में एक और काम हमारी चीज आती है, हर्बिसाइड सेफनर। हर्बिसाइड सेफनर क्या करते हैं, ये हम मिक्स कर देते हैं हमारे हर्बिसाइड के साथ जब अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट में जाते हो, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो, अगर आप अपने माँ बाप की अगर आप वास्तव में मदद करना चाहते हो तो आप जरूर घर पे जाओगे तो काम करोगे, और कभी आप हर्बिसाइड को स्प्रे जरूर आपको करना होता होगा। तो वहाँ पे जो हमारा हर्बिसाइड सेफनर या तो ऑलरेडी मिक्स आता है या फिर अलग से वो एक छोटी सी डिब्बी देता है, बोलता है भैया स्प्रे करने से पहले इसको मिक्स कर देना। वो क्या होती है, वो होता है हमारा हर्बिसाइड सेफनर। वो हमारे जो प्लांट है उसको हमें मदद करता है, क्या, सुरक्षा देने में मदद करता है। वो जिस प्रकार से जब हमारे जो हमारे सैनिक है वो क्या कवच पहनते हैं ना, एक सुरक्षा कवच, जब लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो सुरक्षा कवच पहनाने का काम करता है वो करता है हमारा हर्बिसाइड सेफनर। तो बोले इनमें से कौन सा है, बोले सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया पहचानना। बोले कैसे हो गया मुश्किल, बोले ये तो बहुत ही अलग टर्म आ गए हमारे, अलग कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो उनको रिमूव करो जिनको आप जानते हो। बोले हम तो जानते हैं ब्यूटाइलेट को। बोले क्या जानते हो, बोले थायोकार्बामेट ग्रुप से बिलोंग करता है और ये तो एक हर्बिसाइड है, इसको तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। बोले कैसे जानता है, बोले मैंने याद किया था। तो तू मतलब फट रहा है, इसका मतलब है तू सिलेक्शन लेके ही मानेगा, ठीक है। मैं सर इसको भी जानता हूँ, किसको, मोलिनेट को। बोले ये भी क्या है, बोले ये भी एक प्रकार से क्या है, हमारा थायोकार्बामेट ग्रुप का ये एक हर्बिसाइड है, ये भी इसका ब्यूटाइलेट का ही भाई है। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। बोले कंफ्यूज हूँ मैं दो ऑप्शन में, दो में क्यों कंफ्यूज है तू, तेरे को पता नहीं क्या, जो डेजोमेट है, जो हमारा डेजोमेट है, डेजोमेट है, डेजोमेट है, डेजोमेट है, बताया नहीं क्या कभी, कभी आपके बीएससी में आपकी जो पैथोलॉजी के अंदर जो मैडम होती है या फिर आपका सर होता है, उन्होंने बताया नहीं क्या कि डेजोमेट जो होता है हमारा एक फ्यूमिगेंट होता है। क्या होता है, फ्यूमिगेंट होता है। बताया नहीं क्या उन्होंने, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं वो, ठीक है। क्या होता है फ्यूमिगेंट, क्या होता है,
फ्यूमिगेंट बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से फ्यूमिगेंट जो होते हैं वो हमारा एज ए किसकी तरह काम करते हैं, एज ए फंजीसाइड की तरह काम करते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड की तरह काम करते हैं, एज ए निमेटिसाइड की तरह काम करते हैं। जो भी हमारे जो सोइल के अंदर इनको इंजेक्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और ये जो है जो जितने भी माइक्रोब्स वहाँ पे जो हार्मफुल होते हैं उनको क्या करते हैं, ये किल करते हैं। तो बोले डेजोमेट तो हमारा फ्यूमिगेंट होता है। तो सर आंसर हो गया क्लियर। बोले क्या हो गया, जब आपने 3 ऑप्शन रिमूव कर दिए तो जो बच गया वही क्या है, हमारा आंसर है जो डाई इथोलेट है। डाई इथोलेट है वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे एज ए मॉडिफायर काम करता है। किसके अंदर यूज में लेते हैं, ये भी नोट डाउन कर लो, ईपीटीसी जो हमारा एक हर्बिसाइड है उसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और हर्बिसाइड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 2,4-D शुड बी अप्लाइड इन ग्रेन सोरगम। ग्रेन सोरगम, ठीक है भैया, ग्रेन सोरगम, ग्रेन के लिए करो चाहे आप किसी के लिए करो, 2,4-D को तो एक फिक्स टाइम पे ही अप्लाई करेंगे ना। ग्रेन सोरगम में बोले कब अप्लाई करते हैं, मैंने अटेन ए हाइट ऑफ 10 से 3 सेंटीमीटर। हाइट की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, अब दिन की बात नहीं हो रही कितने दिन पे अप्लाई करते हैं, वो हाइट के अकॉर्डिंग बात होगी। हाइट कितनी, 10 से 30 सेंटीमीटर। ये लो, ये कितना हो गया मेरा, ये बोले 10 की स्केल होती है, 20 की है, 30 सेंटीमीटर। मतलब इतना जब हमारा हो जाएगा, जब इतना हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा सोरगम जो होता है ना, डायग्राम तो मैं ऐसा ही बनाता हूँ इतना अच्छा ही, ठीक है। तो ये हमारा सोरगम है, जब हमारा सोरगम जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 10 से 30 सेंटीमीटर, तब बिल्कुल ठीक बात है। और ये लाइन डायरेक्टली जो है हमारी टीकेदार सर की बुक में डायरेक्टली लिखी हुई है ऐसी की ऐसी। और सोरगम के लिए स्पेसिफिकली हाइट के अकॉर्डिंग जो है, और क्लास के अंदर भी जो मैंने वीडी साइंस आपको कवर कराया था तो आपको बताया था डायरेक्टली कि ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ये केवल सोरगम के लिए हम हाइट के अकॉर्डिंग बात करते हैं और सब ड्यूरेशन में बात करते हैं। तो ये 10 to 30 डेज में हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल दिया कि 2,4-D शुड बी अप्लाइड इन वीट। वीट में भी अप्लाई करते हैं बिल्कुल। 10 से 25 दिन, बेवकूफ है क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या, 10 से कितना 18 से 25 दिन, दिमाग खराब हो गया है क्या। कभी किसी किसान को कल को कोई अधिकारी बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए तो किसी किसान को रिकमेंड मत कर देना भूल के भी कि 18 से 25 दिन पे जो है वीट के अंदर 2,4-D अप्लाई करो, नहीं तो अपने पैर की जुत्ती खोल के पूरे जो तेरे बाल के जो जितने भी है ना पूरे बाल गिन देगा वो, ठीक है। ये 18 से 25 पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, वो किल हो जाएगा। इसके लिए तो फिक्स ड्यूरेशन है हमारा, आपको पता होगा 30 to 35 डेज, 30 to 35 डेज। बिल्कुल एक एकदम नैरो रेंज मिलती है, उस नैरो रेंज में अगर हम अप्लाई करेंगे तो ही हम हर्बिसाइड जो वीट कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज हम करेंगे तो हमारे लिए वो क्या है, बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो ये लो, ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज फॉल्स। चलो हो गया भाई, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, मिल गए 4 नंबर। ये है क्वेश्चन, तो ये वो क्वेश्चन है जब एग्जामिनर के एकदम 100% दिमाग में बिठा ली कि ये क्वेश्चन तो किसी को नहीं आना चाहिए, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये तो आना ही नहीं चाहिए, ये आ गया तो मेरे इज्जत पे सवाल आ जाएगा, वो वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, चलो पढ़ लेते हैं। द ओल्डेस्ट नॉन इरिगेशन मेथड वर डेवलप्ड इन एंशिएंट पर्सिया। जो हमारी एंशिएंट जो पर्सिया है वहां पे तो हमारा कनाट जो एक इरिगेशन क्या है हमारा मेथड है वो डेवलप किया गया था एंशिएंट पर्सिया में, जिसको अब क्या नाम से जानते हैं हम, ईरान के नाम से जानते हैं। बात तो सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बात बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो पहले समझ लेते हैं ये कनाट है क्या, जो हमारा कनाट जो हमारा इरिगेशन मेथड है वो है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, जैसे समझ लेते हैं। देखो ये बात है उस टाइम की जब हमारे ईरान में या फिर एंशिएंट पर्सिया में क्या होता था, वहां पे हमारे पास इतने टेक्नोलॉजियाँ जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी, और हम चाहते थे कि नेचुरली किस प्रकार से जो है पीने का पानी मिल जाए और थोड़ा बहुत खेती करने के लिए मिल जाए, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या किया उस टाइम के जो भी वहाँ पे जो भी रूरल थे उन्होंने एक मेथड मतलब वहाँ पे डेवलप किया, वहाँ के साइंटिस्टों ने, जो लोकल उस टाइम के साइंटिस्ट होते थे उन्होंने क्या किया कि हमें पता है सोइल के अंदर क्या होता है, सोइल के अंदर होता है कि सर एक्वीफर होता है। बोले एक्वीफर क्या, वही एक्वीफर जहां से आपको पानी मिलता है, आप जो ट्यूबवेल लगाते हो तो एक्वीफर से हमारे लिए पानी मिलता है ना, ठीक है। तो कुछ एक्वीफर क्या होते हैं हमारे, ये हमारा जो एक्वीफर है वो हमारा किसके यहाँ पे तो क्या है, हमें लग रहा है कि इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे माउंटेन हम बोल सकते हैं किसी भी प्रकार का, बोले ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो कि एक स्लोपी तरीके से यहाँ पे भी हमारी मिट्टी है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको अगर हम बहुत दूर तक जाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल जो हमारा इसका जो हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके इक्वल में है, अगर हम बोल उसकी पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल इक्वल में है, ठीक है। बोले ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते थे हमारे वहां पे एक
सबसे पहले तो सुरंग बनाते थे, टनल बनाते थे, टनल बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब उनको पता चल गया कि इधर एक्वीफर है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले वेल यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक तरीके से एक वर्टिकल शाफ्ट हम बोल सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे जो है वो मतलब यहाँ पे क्या बनाते हैं, मदर वेल इसको बोलते हैं। तो मदर वेल को उन्होंने यहाँ पे बनाया। मदर वेल बनाने के बाद पता चल गया यहाँ पानी है, तो फिर उसके बाद में इन्होंने इधर से क्या करते हैं, ये इसको टनल बनाते हैं, यहाँ तक की टनल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ तक की हमें क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं उसको, ठीक है। और उसको बोल सकते हैं हम टनल, बोल सकते हैं, टनल बना दिया, टनल। और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लोप रखते हैं, जेंटल स्लोप रखते हैं। एक टर्म यूज में लिया गया था यहाँ पे पर्टिकुलरली, क्या, जेंटल स्लोप उसका रखा जाता है, जिससे कि इजीली जो है हम क्या, जो वाटर है वो हमारा ग्रेविटी की वजह से यहाँ तक पहुंच जाए। जेंटल स्लोप रखते हैं, बहुत स्टीपी स्लोप नहीं रखते। स्टीपी टर्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्लोप रखना, बहुत जेंटल स्लोप रखते हैं, जिसकी वजह से पानी हमारा आगे आता है। बोले ठीक है। और फिर जगह जगह, जैसे यहाँ भी उन्होंने क्या बना दिया, वर्टिकल हम बोल सकते हैं कि क्या, अलग अलग शाफ्ट हमने लगा दी, या फिर हम बोल सकते हैं उन्होंने क्या, वेल बना दिए, जिससे क्या है, यहाँ से वो इजीली जो है पानी निकाल सके, यहाँ से इजीली वो पानी निकाल सके। या फिर हम बोल सकते हैं एरेशन हमारा रहेगा तो हमारा पानी क्या होगा, खराब नहीं होगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, इस वाटर को हम यूज में ले सकते हैं यहाँ से जो है। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए, जो कनेक्ट जो हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, और इस पे बहुत ही शानदार शानदार आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, द सिस्टम कंप्राइजेज ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स कहाँ से आ गया सर, टनल की बात कर रहे थे आप, तो ये कैनाल्स कहाँ से लिख रहा है, बिल्कुल गलत बात है। एंड स्टीपली स्लोप, सर आप तो बात कर रहे थे बहुत जेंटल स्लोप होता है, बोले ये गलत लिख रहा है ये आदमी, ये ठीक नहीं है। टनल ड्राइवन इनटू साइड्स ऑफ क्लिफ्स एंड स्टीप हिल्स, बोले हिल्स की बात नहीं कर रहे थे सर आप तो बात कर रहे थे जहाँ पे जो भी हमारा, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ की हम बात कर रहे थे, स्टीप हिल्स वगैरह की तो आपने बात ही नहीं की, ये भी गलत है। फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ये तो बिल्कुल ही मतलब, ये तो वो बात हो गई फेंकने वाली सी बात हो गई, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। मतलब जब इस मेथड को, पूरे मेथड को ये बता दिया कि ये मेथड क्या था, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का था, मतलब ये तो बिल्कुल ही वो बात होगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं था, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का नहीं था, ये मेथड था हमारे इरिगेशन करने का, ये मेथड था हमारे जो एक्वीफर है वहां से जो वाटर है उसको यूज में लेने का। तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा करेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुधीर सर प्लीज वेलकम, कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फास्फोरस से रिलेटेड, और फास्फोरस से रिलेटेड उन्होंने सारी चीजें ही बता दी जो आपको पढ़ना चाहिए था, एक पैराग्राफ में, एक टॉपिक में सब कुछ बता दिया। स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मल पी सफिशिएंट प्लांट्स में अगर आप IEEE खोलोगे तो सारी की सारी लाइनें सीधी सीधी मिल जाएगी। एग्जामिनर क्या थोड़ा जल्दी में था, उसको बोला NTA ने कि भाई पेपर बनाना है और थोड़ा ये है, तो बोला कि ठीक है पेपर बनाना है, मैं बना देता हूँ। IEEE सारा पैराग्राफ लिया, डाल दिया। कैसे, पी सफिशिएंट कितना होता है, 0.1 से 0.4% बाय वेट, व्हिच इज 1/5 और 1/10 ऑफ द नाइट्रोजन और पोटेशियम कंटेंट। तो गाइस इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो कंटेंट है वो याद रहे कि भैया 1/5 और 1/10 है नाइट्रोजन के। अब हो सकता है, देखो नाइट्रोजन अगर 1 kg चाहिए तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1/10 ही चाहिए फॉस्फोरस, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक, सही बात है। और पोटेशियम कितना चाहिए, कभी कभी तो नाइट्रोजन के बराबर या कभी कभी नाइट्रोजन के आधा, ठीक है। फॉस्फोरस कंटेनिंग एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल सही है, एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट, इसी के थ्रू एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट है तभी तो काम चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब्स पी इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 माइनस, अच्छा H2PO4 माइनस अंडर नेचुरल, अंडर न्यूट्रल और अल्कलाइन एनवायरमेंट्स, ठीक है भैया। कैसे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास सर वो अपने पास कहाँ से आएगा, वो स्किल से आएगा सर, स्किल से आएगा, अच्छा वो पहले सिलेक्ट कीजिएगा, अच्छा, ओके। फिर थोड़ा सा यहाँ से सर, ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा स्किल आ गई सर, ये ज़्यादा हो गया, हाँ इसको थोड़ा अंदर कर दीजिए, हाँ जी, ये किया डेट, ये स्क्रीन पे गए, ये वाइट आज स्क्रीन, ब्लैक वाली ले लो, ओके ठीक है। तो गाइस हो क्या रहा है, देखो हमारा जो ये अपने पास क्या है, फॉस्फोरस का अपन सारी, ये है पीएच,
पीएच समझो ये है अपना 7.2, न्यूट्रल पीएच की बात करें 7.2 थोड़ा सा ऊपर, और ये है अपना 12.2, ये है अपना 2 पीएच। तो जो स्पीसीज है ना इसकी H2PO4 इन सब की, वो क्या होगा कि एक तो 7.2 पे जाके बराबर होगी। अब आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ मैं कि हो क्या रहा है कि ऐसा ये जो 2.12 पीएच है ना, वहां जाके क्या होगा, ये अपने पास एक स्पीसीज है और दूसरा है ये वाली, ये 7.2 पे और ये है अपनी 12.12 पे। वन सेकंड। अब हो क्या रहा है कि यहाँ जो स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज पे आपको पता है कि फोस्फोरस क्या है, फोस्फोरस अकॉर्डिंग टू पीएच अलग अलग अपनी जो आयनिक स्पीसीज है वाइट वो, कर लो ना सर, इसको वाइट में अच्छा दिखेगा। ओके ठीक है, वाइट में थोड़ा ठीक है, अलग अलग। जैसे ये है अपना 7.2 पे क्या है, H2PO4, H2PO4 माइनस HPO4 और PO4 3 माइनस, एक सेकेंड, H3PO4, H2PO4 माइनस, H2PO4 HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस। अब अगर pH 7.2 होगा तो ये दोनों स्पीसीज रहेंगी जनरली H2PO4 माइनस, और अगर जैसे जैसे pH बढ़ेगा तो PO4 3 माइनस स्पीसीज ज्यादा हो जाएंगी, उससे थोड़ा सा कम होगा तो HPO4 2 माइनस, फिर उससे कम होगा तो H2PO4 माइनस, और उससे कम होगा तो H3PO4। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है गाइस ये वाला कि आपकी जो प्लांट एब्जॉर्ब किस पर्टिकुलर पीएच पे, न्यूट्रल और अल्काइन एनवायरनमेंट में, H2PO4 माइनस में, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि सही बात कह रहा है, H2PO4 माइनस फॉर्म भी रहेगी, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो वो होती है 6 से 6.5 पीएच, या एग्जैक्टली अगर एक यूनिट पूछे तो 6.5 पीएच, मतलब न्यूट्रल पीएच के आसपास। फिर है डी पॉइंट, और ये कह रहा है कि नॉर्मल में तो ये है, और अंडर न्यूट्रल और अल्कलाइन एनवायरनमेंट्स HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस, जो अपन ने अभी ग्राफ दिखाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फोस्फोरस इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है डीएनए और आरएनए का, एंड आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैटी फोस्फोलिपिड्स। तो दोनों चीजें ठीक है, A B C D सब कुछ ठीक है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ABCD3 इज द राइट आंसर। अब फोस्फोरस से रिलेटेड सारी चीजें मैंने पहले भी बताई थी, और इन केस फोस्फोरस फिक्सेशन का आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बारे में भी अपन एक शॉर्ट वीडियो 4 से 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो अपन लेके आ जाएंगे, जिसमें कंप्लीट फोस्फोरस फिक्सेशन आपको समझा देंगे, कौन सी सॉइल में ज्यादा होता है, कौन सी टाइप ऑफ क्ले मिनरल में ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, क्या रीजन है, उसकी ज्योग्राफी क्या, सब कुछ अपन बता देंगे। तो ओवर टू यू रोहिता सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, द हाई फोर जीन रिलेटेड टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस वाज लेटर नेम्ड एज। मेरे को कोई अता पता नहीं है इस क्वेश्चन का, ये कहाँ से पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से है, मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी का ही लग रहा है, या जेनेटिक्स का क्वेश्चन इधर डाल दिया, समझ नहीं आ रहा। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कराई 3 जीन। कराई जो 3 जीन होगा वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वर्क क्वेश्चन को तो अब हम लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर डालेगा कहीं ना कहीं से तो उठा के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है इंपॉर्टेंट, ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये है समझने की चीज। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट करना है सर, क्या ट्रांसपोर्ट करने वाले हो? अरे क्या होता है ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर, दो ही तो चीज होती है, या तो क्या होगा, या तो खाना बनेगा जो ऊपर से नीचे तक जाएगा, या पानी नीचे से ऊपर जाएगा, दो ही तो चीज होती है, या न्यूट्रिएंट हमारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव, एक तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, एक होता है पैसिव। पैसिव मतलब राम भरोसे, मतलब जो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है हमेशा, वो होता है हमारा पैसिव। सर ने बताया होगा आपको रिमोट सेंसिंग में भी एक्टिव और पैसिव। पैसिव के अंदर हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं आती। पैसिव टर्म अगर कहीं पे भी हम यूज में ले रहे हैं, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब एक्टिव अगर टर्म हम यूज में ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या है क्वेश्चन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ ए रूट हेयर, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर, ठीक है, कैन बी एज्यूम टू बी टेकिंग प्लेस इफ। यहाँ पे कुछ आइडियल कंडीशन दे दी है कि वो कब होगा, कब होगा, मतलब ये जो हमारा कोई भी प्लांट है उसकी ये हमारी रूट है, और रूट में क्या होता है हमें पता है कि जो आयन जो हमारे प्रेजेंट है, चाहे आप क्या बात कर लो, या तो आप क्लोरीन की बात कर लो, या फिर आप PO4 सर जैसे बात बता रहे थे H2PO4 माइनस की आप बात कर लो,
या फिर हम बोल सकते हैं NO3 माइनस की हम बात कर सकते हैं, कोई भी आयन, तो वो किस प्रकार से जो है वो हमारा अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, वो क्यों होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ये बोलना चाह रहा कि जो हमारा सेल है वो ग्लूटाथियोन प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस करता है, द सेल प्रोड्यूस मोर ग्लूटाथियोन। जो हमारा रूट की जो सेल है मतलब कि वो ग्लूटाथियोन प्रेजेंट करता है, रूट की सेल ग्लूटाथियोन प्रेजेंट करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा होता है। बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। ग्लूटाथियोन का कोई योगदान नहीं है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। किससे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जो भी हमारे किसी भी प्रकार के रेडिकल्स वगैरह होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसका कोई योगदान नहीं है हमारे आयन का ट्रांसपोर्टेशन में। गलत बात बोल दी यहाँ पे। द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या करें, माइटोकॉन्ड्रिया है तो अच्छी बात है, सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही भाई, इसमें क्या गलत बोल दिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब का कोई योगदान नहीं है। अच्छी बात है कि भाई साहब का जो है एटीपी बनाते हैं, अच्छी बात है, एटीपी बनाते हैं, ये तो अच्छी बात है। एक घर के अंदर एटीपी बनाने वाला तो होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। सी स्टेटमेंट आता है, द अपटेक ऑफ आयंस स्टॉप व्हेन साइनाइड इज एडेड। भाई साहब साइनाइड नाम सुना होगा, साइनाइड, कई बार साइनाइड से सुसाइड भी करते हैं। ये वही साइनाइड होता है कि सब, जिसको जो भी सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो साइनाइड रखते हैं, वो खा जाते हैं, मतलब जो माइन्यूट सेकंड में शायद, आई थिंक, मतलब जो जिसे, हाँ तो ये भाई साहब ये तो कुछ भी रोक सकता है, ये तो आदमी की सांसें रोक सकता है, ये तो इंसान की क्या रोक सकता है, ये तो इंसान की सांसें रोक सकता है, सांस रोक सकता है, रेस्पिरेशन करने से रोक सकता है, उसको किल कर सकता है। तो अपटेकोपाइन तो क्या बड़ी चीज है, बिल्कुल सही बात है। साइनाइड अगर आ गया तो अपटेकोपाइन को रोक देगा, सही बात है। द अपटेकोपाइन इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, पूरा कहानी अगेंस्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होता है हमारा तो पूरा काम ही अगेंस्ट होता है, तभी तो एक्टिव की जरूरत है, नहीं तो पैसिव ही कर रहा था। पैसिव में क्या करते हैं, जैसा ग्रेडियंट बनता है उसी प्रकार से हमारे आयन का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट इसके अंदर जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंप्लीट 80 क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा सोइल सैंपल से है, और यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा कैलकुलेट कराया गया है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि मॉइस्चर को कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सीधा सा हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा वेट माइनस, सीधा सा है, अगर आपको मॉइस्चर कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, जो यहाँ पे वेट ऑफ ए सोइल सैंपल विद केन, यहाँ पे किसके साथ दिया गया, विद केन के साथ दिया गया है। 210 ग्राम है, कितना है भाई सोइल सैंपल का, 210 ग्राम है। एंड ड्राई वेट विद द केन इज 180 ग्राम। चलो 180 ग्राम है, विद केन है 210 ग्राम तो हमारा सोइल सैंपल का, और जो ड्राई है उसका है 180 है। ठीक है, वेट ऑफ एमपीटी मॉइस्चर केन इज 40 ग्राम। तो 40 ग्राम दोनों में से क्या कर दो, पहले माइनस कर दो। ये 40 ग्राम माइनस कर दिया, ये 40 ग्राम माइनस कर दिया। ठीक है, तो 40 ग्राम 210 में से माइनस होगा तो कितना होगा, 170 होगा, और 180 में से 40 होगा तो कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल है, ये मॉइस्ट है और ये ड्राई है। और अगर इसमें से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि जो मॉइस्ट जो है हमारा सोइल सैंपल, वेट ऑफ सोइल सैंपल मतलब मॉइस्ट सैंपल, वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल सैंपल माइनस वेट ऑफ ड्राई सोइल सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सैंपल इनटू 100, वेट ऑफ ड्राई सैंपल इनटू 100। इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। सर इसकी कैलकुलेशन लगाना, थोड़ी मैथ लगाना है यहाँ पे। 170 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 140 सर 21.4 आएगा, ये आएगा इनटू 100 अगर हम करते हैं 30/140 तो आ जाएगा 30/140 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 21.4 है सर। 21.4। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें केनवेन भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट निकालेंगे 210 माइनस 180 करेंगे, 210 माइनस 180 करेंगे। तो बेटा 210 माइनस 180 तो तेरा 30 आएगा, लेकिन नीचे गुरु क्या कर दिया तूने, नीचे गुरु 180 ले लिया तूने, फिर 180 ले लेता तू, गुणा 100 करता। तो ये कैलकुलेट करो सर, वो माइनस नहीं करते हैं तो अगर मतलब 3000 बटा 180 से करो एक बार डिवाइड, 3000 को 180 का भाग दो डायरेक्ट, 16.66 16.66 वो तो एग्जामिनर में दिमाग नहीं था, नहीं तो ये ऑप्शन डालता मैं तो होता, तो मैं तो ये 16 पॉइंट वाला ऑप्शन डालता। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे क्या चाहते हो आप कि आप में दिमाग है यार, उसमें नहीं, कोई नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब दिमाग है मतलब ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग होने चाहिए थे। ठीक है,
सो कितनी देर का हो गया सर? सर 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। आगे करते हैं, लास्ट करेंगे, लास्ट ये बच्चों से पूछो नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट ये ये तो तो ग्रीन easy है, बता वाटर देंगे हुआ, ये बच्चे। तो कर देंगे यार। ये तो हरा पानी, फॉसिल वाटर, ग्रे पानी, ब्लैक पानी। ब्लैक वाटर तो कौन नहीं जानता। वर्चुअल वाटर इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ही अलग ही है, तो बहुत जरूरी कंसेप्ट है, तो समझना ही। ठीक है, तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं मैं करा देता हूँ सर, ये तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बात एक बार इसको करा देते हैं। देखो अलग अलग प्रकार के जो हमारे वाटर है, आप भी आ जाओ सर, इसको आप ज्यादा बेटर करा पाओगे। ठीक है, बच्चों से पूछो सर, ये लास्ट बार बच्चों ने बताया नहीं था। ये बता देंगे क्या ये वाला? हाँ, देखते हैं। बता देंगे क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर बता देंगे तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए अपने अकॉर्डिंग, और इसका जो आंसर है, जो भी आंसर होगा चारों में से 1 2 3 4 में से आप इसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। ऐसे कर दीजिए आप, फर्स्ट इज करेक्ट लगा के, वो करेक्ट वाला इमोजी लगा के फर्स्ट करके, थर्ड आ रहा है तो थर्ड लगा के करेक्ट वाला इमोजी लगा के आप कर दो। और आगे और हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट आएगा, लास्ट में कर देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम जो 40 क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हम सोल्व करवा देंगे, और उसके बाद जो हमारी ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हम PYQ सोल्व करा रहे थे। 1 साल का जो PYQ हमने कंप्लीट सोल्व करा दिए लगभग। अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तब तक तो मुझे लग रहा है 8 से 9 घंटे यार, 8 से 9 घंटे मतलब 120 क्वेश्चन। क्या मेरे को लग रहा है कम से कम हमने यहाँ पे 500 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कम से कम 500 क्या 1000, कम से कम 1000 आराम से। एक कंसेप्ट से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अगर आसानी से देखोगे, अगर एक एक चीज आपको समझाई जा रही है, 1000 आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए केवल कितने और वो वीडियो भी देखने मोस्ट से? इम्पोर्टेंट, केवल 4-5 वीडियो से आपके। और आप क्या करते हो, आपको एक कमेंट करने के लिए बोला जाता है, एक वो भी आपको आंसर कमेंट करने के लिए, केवल इंगेज करने के लिए। यार उससे क्या हो रहा है हमें? कोई उससे आपको लग रहा है अगर हमारा बहुत फायदा हो रहा है, आप कमेंट करते ही जैसे ही, पता है इनको लगता है सर क्या, मेरा एक कमेंट किया और एक लाइक कर दिया ना, मैंने एक लाइक ठोक दिया ना, एक कमेंट किया और एक लाइक कर दिया ना, तो वहां पे जो सर है उस उनको 1 करोड़ जो रुपए है वो मिल जाएंगे। कितने रुपए मिल जाएंगे? 1 करोड़ रुपए। किससे? एक कमेंट और लाइक करने से। और शेयर कर दिया, अरे बाप रे, शेयर कर दियो तो वो फट लेगा, मेरा बेचमेंट फट लेगा। अरे मेरा क्या होगा? अरे तेरा कुछ नहीं होगा। तेरी अगर सोच है ना तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अगर तेरी ये सोच है ना, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं ना। अरे शेयरिंग इज केयरिंग, आपके सर की फेवरेट लाइन है ये, बहुत पुरानी। शेयरिंग इज केयरिंग। अरे बांट के तो देख, जो तू प्यार बांट रहा है उसकी जगह कुछ और भी बांट के देख। शेयरिंग इज केयरिंग। प्यार में तो ये बहुत बात करते हैं, अरे बाबू हम तो एक ही है। वहां पे तो शेयरिंग हो जाती है पूरी इनकी, लेकिन यहाँ पे निकल जाती है इनकी पूरी हवा निकल जाती है। तो लाडले फडले थोड़ा सा ध्यान लगा के, लास्ट के 30-40 दिन बचे हैं उसके अंदर जोर लगा दो, थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ जो आपकी जो लाइफ है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, यही टाइम है। अगर नहीं करोगे अच्छे से, नहीं अच्छे कैंपस में गए ना, तो वही माइंडसेट रहेगा, वही। बिल्कुल बुरा लगे तो लगे, इसमें क्या है, बुरा नहीं लगेगा तो आप करोगे नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चलो सर एंड करो, इसको करो। ठीक है गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।